बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एक्सप्रेस वे। उम्मीद और दुआ के साथ क्या बिल्कुल ठीक ठाक है और एक कंपैरेटिवली बेहतर दिन के आगाज के साथ हमारे साथ मौजूद है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस वे। ये है इमरान हसन। ये इमरान हसन। सुबह सुबह इमरान, आपको फॉग मिली है? मुझे फोग मिली। फॉग मिली फोग नहीं, कांटा नहीं, फॉग मिली। ठीक है। आज ना फॉग बहुत ज़्यादा थी, तो जो लोग घर से जा रहे हैं, ऑफिस की जा रहे हो, तो ध्यान से जाए, क्योंकि मैं सुबह अनएक्सपेक्टेडली जब घर से बाहर निकली तो अच्छी खासी फॉग थी और ऐसे लग रहा था कि कुछ एरियाज में थी, और जब मैं गुलबर्ग वाले इलाके में आई तो ज़्यादा छांगा मांगा रहती हैं आप? हाँ, काइंड ऑफ। अच्छा ठीक है। अच्छा जनाब, रात में ज्यादा होती है ना, इसलिए। अच्छा, आप भी उसी छांगे मांगे घर से। ठीक है जनाब। अच्छा, वैसे एहतियात बहुत जरूरी है। और अब ये फोगी फोगी मौसम शुरू हो गया और मुझसे पूछ रही थी, मैं तो स्नैपचैट बना बना के थक गया, लेकिन आप ऐसा मत कीजिएगा, ये सेफ नहीं है, ये नहीं करना चाहिए। अच्छा, दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट जी। प्रोग्राम का आगाज हम चुके करते हैं कुछ। एक तो कौमी भंग पॉलिसी तैयार हो गई है। शिबली फराज नहीं, इट्स न्यूज ऑन न्यूज़पेपर टुडे, एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पे आप देख सकते हैं। और वो काबीना को इरसाल कर दी गई है, जल्द अप्रूव होगी और इससे बहुत बड़ी तादाद में ज़र मुबादला कमाया जा सकता है पाकिस्तान में। इमरान हसन, आप क्यों हंस रही हैं इस बात पर? ये क्या था, भंग पॉलिसी तैयार? दूसरी बात ये है कि इस वक्त बड़ी लाइमलाइट के अंदर है बिग फैट वेडिंग, जिसके बारे में हम बात करते रहते हैं, जुनैद सफ्दर की। और मुसलसल पता नहीं एक तो शादी के इवेंट्स कितने हैं, अल्लाह नजरे बद से बचाए, मतलब मुसलसल नए इवेंट्स विद न्यू ड्रेसेस विद न्यू स्नैप्स आता रहता है। और दुल्हन बेगम तो पीछे रहेगी, जो मरियम नवाज साहिबा ने ड्रेसिंग कर दी है ना, मैं तो फैन हो गई हूँ। मतलब क्या क्लासी खातून है, दो के वो फैमिली वेडिंग है, उनकी बहुत सारी पर्सनल चीजें थी, बट स्टिल मैं फैन हो गई हूँ। कल कुछ सोशल मीडिया पे तनकीद की जद में भी रही पिछले दिनों, एक किसी इंडियन डिजाइनर का जोड़ा रिपोर्टेडली, वी आर नॉट श्योर, उन्होंने पहना। हाँ जी, तो वो उस पे काफी तनकीद में भी रही कि उन्होंने वो इंडियन डिजाइनर का जोड़ा क्यों पहना। तो कुछ लोगों को इस पे भी एतराज था, हमें नहीं है, हम तो आपको खबर दे रहे हैं कि ऐसा हुआ है। खैर, ये कुछ विजुअल्स हैं इस शादी के जो कि आप देख सकते हैं, और हम आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं कि बस आप देख लीजिए, अगर आप कर नहीं सकते, क्योंकि आपने बिग और ये सेटअप और ये सारी चीजें और इवेंट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं माशाल्लाह से। क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रही रिसेप्शन कौन सी थी, मेहंदी कौन सी थी, कवाली नाइट कौन सी थी, बस इमेजेस आ रहे हैं और हम इमेजेस देख देख के एंजॉय करें। सो वी होप के कपल हमेशा कल कोई बारात वाली फील आई है थोड़ी हमें इस शादी को देख के। खैर चलें जी, अल्लाह करे अच्छे से हो। और एक एक्टिविटी है लोगों को देखने को मिल रही है। पहले विकी कौशल और कटरीना कैफ को लोग देख रहे थे, अब जुनैद और इनकी वाइफ का नाम मुझे नहीं पता, उनकी शादी आयशा, उनको लोग देख रहे हैं। अच्छा जी, दूसरी जानिब एक और, इससे पहले कि हम अपनी हेडलाइंस की जानिब बढ़े, गैस खत्म हो, अपनी आदतें बदलने फवाद चौधरी साहब ने ऐसा कहा। और साथ उन्होंने कहा जी पेट्रोल सस्ता होने के लिए पूरी कौम दुआ करे। इससे पहले पंजाब गवर्नमेंट ने, आपको याद है, स्ट्रेस से बचने के लिए सब जगहों के ऊपर कवालियां लगाने का कहा था। और फिर स्कूल्स के अंदर सुबह सुबह, हालांकि आम रूटीन में बहुत ज़रूरी है पढ़ना चाहिए दुरूद शरीफ, लेकिन लाजमी करार दिया गया कि वो पढ़ें। और उसके बाद कल फवाद साहब ने ये कह दिया कि पेट्रोल सस्ता होने के लिए आप सब दुआ कर लें। तो एक दफ़ा हाथ उठाएं, या अल्लाह पेट्रोल सस्ता हो जाए, आमीन। फवाद साहब, हमने अपना हिस्सा अदा कर दिया, अल्लाह करे अब हमारी दुआओं से अगर होना है तो कल 90 रुपये 80 रुपये लीटर हो जाए, लेकिन मुझे पता है ऐसा होना नहीं है। शो में आगे बढ़ेंगे, दुआओं से काम चलाएंगे। हम वैसे दुआओं से काम नहीं चलाते, हम आपको आगे भी बात बताते हैं, हम काम करते हैं, शो काम करते हैं और आपको बताते हैं आज की हेडलाइन। एक माह में दूसरी बार शरह सूद में इजाफा, स्टेट बैंक का हुकूमती दावों के बरक्स महंगाई बढ़ने का एतराफ। मुल्क में गैस खत्म, दवाएं मजीद महंगी हो गईं। फवाद चौधरी ने सस्ते पेट्रोल के लिए अवाम से दुआओं की अपील कर दी। नून लीग में अंदरूनी इख्तलाफात जारी, बयानिए के बाद लीगी रहनुमाओं के वजारत अज़्मा के उम्मीदवार पर भी मुतज़ाद बयानात। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी, घर आए हेल्थ वर्कर्स को खुशामदीद कहें, बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं, जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। सेगमेंट सफर शर्ट में देखिए ताओबट, जहां रोशनी पानी और दरख्तों से खेलती है। 9 रनों से शिकस्त दे दी पाकिस्तान ने। चलें, थैंक यू। मुश्किल ही पड़ गई सी। चलें, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आज की बड़ी खबर आपको बताते हैं।
वेलकम बैक। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है और शरह सूद में 1% मजीद इजाफा कर दिया गया है। नवंबर में भी आपको याद होगा शरह सूद में 1.50% इजाफा किया गया था, जिसके बाद ये शरह 8.75% तक पहुंच गई है। अब इसमें 1% मजीद इजाफा करके इसे 9.75% तक पहुंचा दिया गया है और आइंदा माह जो शरह सूद है वो डबल फिगर में भी जाने का खदशा है, यानी कि वो 10 को क्रॉस कर जाएगी। मौजूदा जो शरह सूद है ये गुज़िश्ता 20 माह की बुलंद तरीन सतह है, इससे पहले इसको कम पे मेंटेन रखा गया था। स्टेट बैंक ने दावा किया है कि शरह सूद में इजाफे से इसका जो मकसद है बुनियादी तौर पर वो महंगाई को कंट्रोल करना है, पायदार जो तरक्की है, जो नमू है उसको यकीनी बनाना है। दूसरी जानिब स्टेट बैंक ने यह भी एतराफ़ किया है कि दरामदात के बढ़ने से जो महंगाई की रफ्तार है इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है और जो तिजारती खसारा है वो बढ़ गया है। ये वो तिजारती खसारा है जिसके बारे में हुकूमत कह रही थी कि विद द टाइम हम इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैनेज कर रहे हैं। नवंबर में उमूमी महंगाई बढ़कर 11.5% हो गई है और रवां साल यही महंगाई 11% तक रहने का इम्कान है। लेकिन गवर्नमेंट की जानिब से मुसलसल ये दावा सामने आ रहा है कि मुल्क में महंगाई कम हो रही है। गुज़िश्ता रोज भी वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी यही दावा उन्होंने दोहराया और बताया कि पाकिस्तान में सिर्फ चाय की पत्ती महंगी है, बाकी तमाम चीजें सस्ती हैं। उन्होंने साथ साथ तमाम को कुछ मुफ्त और मुफीद मशवरे दिए। उन्होंने कहा जी गैस के ज़खायर में सालाना 9% कमी आ रही है, चंद बरस में गैस खत्म हो जाएगी। सस्ती गैस के आदी अफराद अपनी आदतें बदल लें। साथ साथ उन्होंने कहा पेट्रोल की कीमतें मजीद कम होने के लिए अवाम से दुआओं की अपील है, दुआ करें। और महंगाई के मारे अवाम के जख्मों पर उन्होंने मजीद नमक छिड़का और कहा कि अद्वियात की कीमतों में 5 से 7% इजाफा भी हो जाए तो कौन सी क़यामत आने लगी है। हौसला करें, सब्र करें, तहम्मुल करें। और महंगाई से मुतालिक दावे पर मुस्लिम लीग नून के सदर जो है शहबाज शरीफ, उन्होंने गवर्नमेंट पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि 3 साल में मुल्क महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी के समंदर में डूब चुका है और पाकिस्तान दुनिया का तीसरा महंगा तरीन मुल्क बन गया। बिल्कुल। और फवाद साहब की क्वालिटी ज़रूर है कि बड़ी मुश्किल बात बड़ी आसानी से कर जाते हैं, क्योंकि उनको ये एहसास शायद करना चाहिए थोड़ा कि ये बातें गिरा गुजरती हैं। अगरचे कि ये गैस वाला पॉइंट टेक्निकली उनकी बात ठीक है, टेक्निकली कुछ मसाइल ऐसे हैं कि गैस ने ख़त्म होना है, लेकिन इस तरीके से इतनी ज़िम्मेदार पोजीशन पे एकदम से ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्डली बात कर जाना आवाम के लिए, खैर इस पर हम बात करेंगे। आप चाय पी रहे हैं, पत्ती महंगी हो रही है। पत्ती महंगी हो रही है, मैं अब सिर्फ गर्म पानी पीना शुरू कर रहा हूँ, फिर अच्छा होता है सेहत के लिए। हमारे साथ शब्बर जैदी साहब मौजूद हैं जी। आफ्टर लॉन्ग टाइम हम इनसे बात करते हैं, साबिक चेयरमैन FBR और इकोनॉमी के हवाले से और टैक्सेशन के हवाले से एक्सपर्ट हैं। उनसे ज़रा इस हवाले से बात करते हैं। जैदी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस अर्ली इन द मॉर्निंग। एक तो ये जो गवर्नमेंट ने एक बार में दूसरी मरतबा ऑलमोस्ट कहना चाहिए इंटरेस्ट रेट में इजाफा किया है, शरह सूद में ये जो इजाफा है, ये मुल्की मईशत के लिए आप इसका क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं, कितना फ़ायदेमंद, कितना नुकसानदेह होगा ये? देखिए, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बुलाया। मैंने जब पिछला इजाफा हुआ था उस समय मैंने ये कहा था कि ये शरह सूद का इजाफा जो किया गया है ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है और आज जो 1% किया गया है वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि जो उनका बुनियादी प्रेमाइस है वो ये है कि इस तरह से हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं। ये उनको समझना चाहिए कि पाकिस्तान में फूड आइटम स्पेशली उसका कोई ताल्लुक बोरोइंग से और डॉक्यूमेंटेड मार्केट से नहीं है। वो जहां से शुरू होता है जब तक एंड होता है उसमें कोई बोरिंग नहीं हो रही, तो डिस्काउंट रेट को आप बढ़ा लें या घटा लें उससे फूड इन्फ्लेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो लोग ये समझते हैं कि इससे हम इंपोर्ट को कंट्रोल कर देंगे, ये भी गलत फैसला समझ है उनकी, क्योंकि इंपोर्ट का एक फिक्स अमाउंट है, उससे कम नहीं हो सकता। बाकी इंपोर्ट जो है ऑलरेडी आप उसके और तरीके हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये पहला वाला इंक्रीज जो था वो भी गलत है और ये वाला इंक्रीज भी गलत है। और मैं ये भी ऐड करना चाहता हूँ कि मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो मेरी गुफ्तगू हुई है IMF वालों के साथ, ये IMF की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, ये सिर्फ हमारी अपनी more loyal than the king वाला तरीका है। यानी कि आप कह रहे हैं कि ये दोनों बार जो इजाफा किया शरह सूद में ये सही नहीं है और IMF की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। अगर हम शरह सूद में इजाफे की बात करते हैं तो क्या लगता है आपको, कारोबारी सरगर्मियां बढ़ेंगी या इससे मुतासर होने का भी खदशा है? देखिए, शरह सूद के इजाफे से ये होता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो महंगा हो जाता है और जो कंपनियां एक्सपेंशन में जा रही होती हैं वो अपनी एक्सपेंशन की चीजों को रोक देती हैं। पाकिस्तान इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो इन्वेस्टमेंट को डाउन करे या इन्वेस्टमेंट को नीचे करे। देखिए, जो पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो जनरली बोरो करता है और वही इन्वेस्टमेंट कर रहा है
और उसको अगर आप कर्टेल करने जाएंगे तो पाकिस्तान का कोई फायदा नहीं होगा। ये जो किताबी मईशत चला रहे हैं, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के लिए कोई भला नहीं कर रहे। शब्बर जैदी साहब, स्टेट बैंक का ये भी कहना है, वैसे तो आपने थोड़ा सा पहले क्वेश्चन में भी इसको एक्सप्लेन किया, लेकिन थोड़ा सा फर्दर समझने के लिए बता दीजिए कि वो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए और जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है इसको कम करने के लिए ये जो इंटरेस्ट रेट है, ये शरह सूद है, इसमें इजाफा किया है। स्टेट बैंक का ये दावा या ये ख्याल या ये प्लानिंग, ये कितनी दुरुस्त आप समझते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में? देखिए, मैंने आपको पता समझाया ना, मैं तो दोनों चीजों से डिसएग्री कर रहा हूँ। इन्फ्लेशन, जो फूड इन्फ्लेशन है, उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो डिस्काउंट रेट को अगर 50% भी कर देंगे तो अभी इन्फ्लेशन यही रहेगा। ये चीज उनको समझ जब आएगी जब वो जाके ये देखेंगे कि जोड़िया बाजार या अकबरी मंडी में जहाँ असल कारोबार होता है वहां क्या हो रहा है। ये आप एयर कंडीशन कमरे में बैठ के और इस्लामाबाद की बिल्डिंगों में बैठ के फैसले कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के अफाद में नहीं है और इसको फौरन वापस लेना चाहिए। ये एक बिल्कुल टोटली गलत फैसला है जो पाकिस्तान की बुनियादी माशी हकीकतों को इग्नोर करके किया गया है। और हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में ऐसे फैसले करके हम कोई मईशत को अच्छी तरफ नहीं ले जा रहे। और मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को ये बात अपने लोगों को समझ जानी पड़ेगी कि हम किस तरफ ले जा रहे हैं मईशत को, और ये हमने कौन सा एक रवैया पैदा किया हुआ है कि पाकिस्तान की मईशत को इन्फ्लेशन का सामना है। वो इस वजह से है कि डिस्काउंट रेट कम या ज्यादा है। ये हकीकत इस तरह नहीं है। मैंने ये चीज बड़ी वाज़ेह करके अपने आर्टिकल में लिखी थी और मैंने एक्सप्लेन किया था कि पाकिस्तान में क्या चीज है जिसकी वजह से ये चीज जो हो रही है वो गलत है। पाकिस्तान में इस वक्त करेंसी सर्कुलेशन हाईएस्ट लेवल पर है और वो और बढ़ जाएगी जब ये डिस्काउंट रेट को ठीक हो गया। शब्बर जी साहब, स्टेट बैंक ने इतराफ किया है कि महंगाई में तेजी से इजाफा हो रहा है, जबकि फवाद चौधरी साहब ने तो कल दावा कर दिया कि मुल्क में चाय की पत्ती के अलावा तमाम चीजें सस्ती हैं। ये जो गवर्नमेंट और स्टेट बैंक की स्टेटमेंट्स में जो एक कॉन्फ्लिक्ट या तजाद आ रहा है, क्यों पाया जा रहा है? नहीं, देखिए, बात ये है कि चाय की पत्ती, ये जो बिला वजह की बातें हैं ना कि चाय की पत्ती सस्ती और टमाटर महंगा, ये बेकार की बातें हैं। आप बुनियादी तौर पे इकोनॉमी को सही तरीके से चलाएं। जिसकी पहले ये देखें कि पाकिस्तान में कितनी इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड है, कितनी इकोनॉमी अनडॉक्यूमेंटेड है, कितने कैश पे काम हो रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त 18,000 बिलियन के डिपॉजिट पड़े हैं बैंकों में, जो बोरोइंग नहीं है बल्कि एसेट है। ये समझ रहे हैं कि लोगों ने बोरो किया हुआ है, लोगों ने बोरो नहीं किया हुआ, लोगों ने पैसा रखा हुआ है, आप उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट देने जा रहे हैं। ये पता नहीं किस तरह की ये अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स हो रही है। मेरी तो समझ से बालत कर रही है। कैश करेंसी सर्कुलेशन और बैंक डिपॉजिट अपने हाईएस्ट लेवल पर है, उसके अगेंस्ट में बोरोइंग जो है बहुत कम लेवल पर है। तो डिस्काउंट रेट करके आप क्या फायदा देने जा रहे हैं गवर्नमेंट को, मुझे समझ नहीं आ रही। बिल्कुल मेरी समझ से बालातर है और ये ठीक है, बैठ के करते रहे। ये ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, हम इतना पढ़ा लिखे लोग नहीं है, हम किसी और तरीके से देखते हैं, ये किसी और तरीके से देखते हैं। मगर ये बात तो बताएगा कि कौन सही है और कौन गलत है। इसका मतलब ये है कि आप कह रहे हैं कि बजाय इसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को इनकरेज करे ये चीज़ उसको डिस्करेज करेगी। माशी सूरत हाल तो शबर साहब दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। आप खुद एक बड़ी जिम्मेदार पोजीशन पे बतौर चेयरमैन FPR रहे हैं। मौजूदा हालात देखिए, डॉलर्स मुसलसल महंगा हो रहा है और अभी तक स्पेकुलेशंस के ऊपर मार्केट चल रही है। बरामदात में इजाफा उस तरह से नहीं है, दरामदात मुसलसल बढ़ रही हैं और जब बैरूनी कर्जे ऑब्वियसली डॉलर के साथ वो भी बढ़ रहे हैं। देन द ट्रेड डेफिसिट, द ह्यूज ट्रेड डेफिसिट, ये गवर्नमेंट इस सारी सिचुएशन को कैसे संभालेगी, संभाल पाएगी इस सर्टेन टेन्योर के अंदर, आपको लगता है? देखिए, गवर्नमेंट मईशत को इस तरह संभाले जो मैं बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट पहले ये फैसला करे कि पाकिस्तान में आज ग्राउंड रियलिटी है क्या, पाकिस्तान की मईशत की हकीकत क्या है, पाकिस्तान में किस लेवल पे हम खड़े हैं। अगर हम ये कहते रहे कि मईशत हमारी बहुत अच्छी है और हम आगे जैसे ही जा रहे हैं, वो गलत फैसला होगा। मईशत में कमजोरियां हैं, वो इस गवर्नमेंट की पैदा की हुई नहीं है, मगर इस गवर्नमेंट को ये लोगों को बताना पड़ेगा कि करेक्शंस की तरफ हम जा रहे हैं। अगर आप ये कहें कि इस गवर्नमेंट ने खराबी पैदा की है तो मैं आपसे एग्री नहीं करूंगा, मगर मैं इस बात से जरूर एग्री करूंगा कि इस गवर्नमेंट ने जो करेक्टिव मेजर लेने चाहिए थे वो उस हद तक नहीं लिए जिस तरह लेने चाहिए। और ये गवर्नमेंट अभी भी अगर अपना सिस्टम दुरुस्त कर ले तो पाकिस्तान को सही राह पे लाया जा सकता है। आज के हालात में पाकिस्तान की माशी सूरत हाल, ठीक है शबीर साहब, गवर्नमेंट ने ये भी स्टेटमेंट दी थी और ये भी ऐलान किया था कि आइंदा दिनों में मिनी बजट जो है वो लाएंगे। इस मिनी बजट के हवाले से अगर हम देखें तो इसमें आवाम को रिलीफ मिलने के कितने चांसेस हैं? तो वो तो सिर्फ गवर्नमेंट ने कुछ एडजस्टमेंट करनी है सेल टैक्स के अंदर, उसको मिनी बजट नहीं कह सकते। मेरे लिए उसकी कोई अहमियत नहीं रखती है। अगर 200-250 मिलियन की टैक्स कलेक्शन बढ़ने वाली है, उसका कोई ताल्लुक पाकिस्तान की बुनियादी मईशत से नहीं है। मैं कंक्लूड ये करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की मईशत को आपने अगर इस्तेकाम देना है तो पहले पाकिस्तान के अवाम को ये बताएं
कि मईशत की सूरत हाल आज से नहीं पिछले बहुत अरसे से खराब है। दूसरी, आप आवाम को ये बताएं कि पाकिस्तान में क्या मसाइल है। तीसरा, आप ये करें कि आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी रखें कि रोजाना का इंटरेस्ट रेट बढ़ाना और घटाना, और ये जो हमने खेल खेलना शुरू किया हुआ है ये पाकिस्तान के लिए कोई सुदबंद नहीं है, और हमें एक लॉन्ग टर्म प्लान इकोनॉमी की तरफ जाना पड़ेगा जिसमें आवाम को थोड़ी सी तकलीफ उठानी पड़ेगी। ये आवाम को तैयार रहना चाहिए। इसमें चाहे इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, फौज हो, कोई इस वक्त पाकिस्तान की मईशत को सही से नहीं डाल सकता। हमें 3, 4, 5 साल तक एक सख्त घूट पे पीने पड़ेंगे, और अगर कोई इस धोखे में रहता है कि 3-4 महीने में वो चीजों को सही कर लेगा मतलब तो आवाम को सही पिक्चर नहीं दिखा रहा। शौकत तरीन साहब वैसे ही हमें 3-4 महीनों वाला, और इमरान खान साहब वैसे ही कौम को 2-3 महीनों वाला लॉलीपॉप दे रहे हैं कि ये सेट हो जाएगा। आप कह रहे हैं 5 साल 6 साल का एक है ओबियसली इकोनॉमी के अंदर इतना एक होता है। लास्ट सवाल, लास्ट क्वेश्चन मेरा क्रूड ऑयल की प्राइसेस के हवाले से है। सब पाकिस्तानियों पर बराह रास्त उसका असर होता है। इस वक्त तारीख की सबसे बुलंद सतह के ऊपर है। ये जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कुछ कमी वाक़ई हुई है, इसका कोई रिलीफ आवाम तक भी पहुंच सकता है? क्या गवर्नमेंट इस पोजीशन में है IMF से मुआहदे के बाद कि रिलीफ आवाम तक भी पहुंचे पेट्रोलियम मसनूआत का? नेचुरल बात है, जब पेट्रोल की कीमत कम होगी तो डेफिनेटली उस पे रिलीफ मिलेगा। वो अच्छी चीज है क्योंकि हमने पैरिटी रखी हुई है। जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है तो हम उसको बढ़ाते हैं और जब घटती है तो घटाते हैं। बिल्कुल सही है, एक आवाम को रिलीफ मिलेगा। बट व्हाट आई एम सेइंग कि बुनियादी जो पाकिस्तान में बुनियादी अशिया है, खाने पीने की अशिया है, उनका ताल्लुक इन चीजों से नहीं है। उसके अंदर पाकिस्तान के अंदर और वजूहात है जिसको हम टैकल नहीं कर रहे, और हमें उनको टैकल करना चाहिए। जो यहाँ होल्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग और माफिया का कंट्रोल है फूड आइटम पर, उनको अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो बाकी सब चीजें बेकार हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को वापस आना पड़ेगा आवाम की खिदमत के लिए, कमरों में बैठकर और से बैठकर। थैंक यू वेरी मच शफर जैदी साहब, साबिक चेयरमैन FBR हमारे साथ मौजूद थे, मुल्क की इकोनॉमी पे कमेंट कर रहे थे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून की। तो आजकल तो लीगी नायब सदर मरीम नवाज अपने बेटे की शादी की तकरीबात में मसरूफ हैं। जुनैद सफदर की शादी की तकरीबात जारी हैं। मरीम नवाज ने अपनी बेटी की शादी पर पहले एक गुलकारी के जौहर दिखाए जिनकी वीडियोस खूब वायरल हुई, और अब मरीम नवाज की जो तैयारी है या सज-धज है उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रही हैं। बहू से ज़्यादा सास के चर्चे हो रहे हैं, और जहां जुनैद सफदर की शादी की तकरीबात और मरीम नवाज की तैयारी के ऊपर सोशल मीडिया सारिफीन के दरमियान लफ्जी जंग जारी है, वहीं मुस्लिम लीग नून में भी एक बार फिर बयानी का तजाद खुलकर सामने आया है। मुस्लिम लीग नून में आइंदा वज़ारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार के लिए साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर के ऊपर नीचे जो मुतज़ाद बयानात हैं वो सामने आए हैं। बिल्कुल, और इससे एक मरियम साहिबा को देख के कहा जा सकता है हर सास ऐसी नहीं होती जिसको देख के आप कहें कि सास मतलब कुछ अच्छी गुड सासें भी होती हैं। तो खैर शाहिद खाकान अब्बासी ने लीगी सदर की तरफदारी करते हुए मरियम नवाज के हवाले से उनके इलेक्शन लड़ने के बारे में कहा कि वो एक्शन लड़ने की अहल हैं और ना ही वो वज़ारत उज़्मा की उम्मीदवार हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि शहबाज शरीफ जो पार्टी के सदर हैं वही रूह रवां हैं। इलेक्शन जब भी होंगे तो नून लीग के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होंगे इन केस अगर वो बनते हैं। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर मैदान में आए और उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी को जवाब देते हुए कहा कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सजाएं हुई हैं तो शहबाज शरीफ के खिलाफ भी तो बहुत सारे केसेस बनाए जा रहे हैं। मरियम नवाज के खिलाफ करप्शन का केस बहुत कमज़ोर है। उन्होंने कहा कि वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरी जानिब उन्होंने ये भी कहा कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो वज़ारत उज़्मा के लिए अहल हो जाएंगी। ये ऐसा ज़ुबैर साहब का ख्याल है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी इस हवाले से ओबियसली वो कैसे पीछे रह सकते थे, फ़ायदा उठाया, नून लीग को एक तनकीदी बाउंसर मारा और ये दावा किया है कि लीगी रहनुमाओं के बयानात ने नून लीग के अंदर जो तकसीम है इसको मजीद वाज़े कर दिया है। यानी कि इस सूरत हाल से हुकूमत ये कहकर फ़ायदा उठा रही है कि नून लीग के दरमियान इख्तलाफात मौजूद हैं। जहाँ तक इन इख्तलाफात की खबरें हैं तो इसको मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ जो नून लीग की टॉप नॉच लीडरशिप है वो इस पर बात करती आई है। इवन ख्वाजा आसिफ साहब एक लाइव शो के अंदर कह चुके हैं कि इख्तलाफात मौजूद हैं और डिफरेंसेस होते हैं। फिर राना तनवीर साहब का एक बयान आपको याद होगा, मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ बयानात आते रहते हैं जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि पार्टी के अंदर लीडरशिप को लेकर सीरियस किस्म के सवालात मौजूद हैं। और क्या ये लीडरशिप आने वाले वक्त में पार्टी की जो बागडोर है क्या ये मरियम नवाज साहिबा ने संभालनी है या शहबाज शरीफ साहब ने संभालनी है। और ये इख्तलाफ सिर्फ इस हवाले से नहीं है कि जो मुख्तलिफ महज बयानात है, ये बयानिया भी बड़ा मुख्तलिफ है। एक जानिब जो शहबाज शरीफ साहब का बयानिया है वो मफाहमत का बयानिया है दीगर इदारों के साथ, पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी शिकायत उस तरह से नहीं है। वो मफाहमत की बात करते हैं, साथ चलने की बात
करते हैं, जबकि मरियम नवाज साहिबा नवाज शरीफ साहब की तरह एक डिफरेंट स्टैंड लिए हुए हैं। उनका बयानिया जो है वो ज्यादा मज़ाहमत वाला बयान है, मज़ाहमती बयान है, राइट वर्ड। और मज़ाहमती बयानिया, और इसके हवाले से बहुत सारे फोरम्स के ऊपर भी मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट के हवाले से वफाकी वुज़रा हैं वो भी उसको कोट करते आते हैं कि इनकी जो लीडरशिप है वो आपस में मुख्तलिफ मुतज़ाद बयानात देती रहती है, और साथ साथ मज़ाहमत और मफाहमत का मामला कई अरसे से चल रहा है। जब स्पेसिफिकली जब हम PDM की बात करते हैं, जब ये इन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ एक तहरीक शुरू की थी और उसके हवाले से तब दोनों साइड से बहुत सारी इस तरह की स्टेटमेंट्स आई थी। मरियम नवाज साहिबा बहुत खुलकर तनकीद करके और मज़ाहमती बयानिए पर अड़कर वो आगे आ रही थी, जबकि शहबाज शरीफ साहब बहुत सुलह सफाई के साथ चीज़ों को आगे लेके जाना चाहते थे, और यही बयानिया खुलकर बहुत जगहों पे सामने भी आया है। अभी जो हम रिसेंटली जिन स्टेटमेंट्स की बात करें वो शाहिद खाकान अब्बासी और मोहम्मद जुबैर के हवाले से, जिन्होंने ऊपर नीचे कुछ कॉन्फ्लिक्टेड स्टेटमेंट्स दी, जिस पर बहुत सारे लोगों को और स्पेशली गवर्नमेंट में के हल्कों में बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया। लेकिन इसमें जो सबसे अहम बात है जो मुझे लगता है, और वही सबसे इंपॉर्टेंट बात भी होगी एज पर नून लीग के वोटर के या जो मर्कजी लीडरशिप है, वो नवाज शरीफ साहब की बात है, जो कि बहरहाल इट इज कॉल्ड PMLN, मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ साहब से है, और वो यही कहते हैं कि हमारी लीडरशिप नवाज शरीफ साहब के पीछे, और शहबाज शरीफ साहब भी मुख्तलिफ औकात में ये बात वाजे कर चुके हैं कि बात वही है जो नवाज शरीफ साहब की है। और यहाँ पे हम अगर कहें कि नवाज शरीफ साहब का बयानिया काफ़ी हद तक मरियम नवाज साहिबा का जो बयानिया है वो नवाज शरीफ साहब का ही बयानिया है तो गलत नहीं होगा। तो इसका मतलब है अगर बयानिए की डोमिनेंस की बात है तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो मरियम नवाज साहिबा का बयानिया है वो पार्टी के अंदर डोमिनेट करता है। दूसरी जानिब बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है एक वर्कर या वोटर जो कि पार्टी के जलसों को कामयाब बनाता है या पार्टी के एक वजूद के लिए बहुत ज़रूरी है, उसका एक बुनियादी अंसर है, तो वो भी मरियम नवाज के बयानिए के साथ खड़ा होता नजर आता है। और मरियम नवाज को इसीलिए क्राउड पुलर भी कहा जाता है अपनी पार्टी के अंदर। तो ऐसा लगता है कि जो मरियम नवाज का मज़ाहमती बयानिया है या मरियम नवाज का जो कद है पार्टी के अंदर, वो बज़ाहिर शहबाज शरीफ से बड़ा होता नजर आता है। और शायद यही पार्टी के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट की वजह भी है, जिसकी वजह से लोग शहबाज शरीफ का जो तजर्बा है, उनकी जो मुख्तलिफ जिम्मेदार पोजीशंस के ऊपर सर्विसेज है पार्टी के लिए, उससे जब कंपैरिजन करते हैं तो उसके बावजूद जब मरियम साहिबा का कद ऊपर नजर आता है तो फिर चौधरी निसार साहब जैसे जो सीनियर पॉलिटिशियन है, सीजन पॉलिटिशियन है, वो पार्टी पॉलिसी से फिर अलग थलग हमें नजर आते हैं। शायद यही एक बुनियादी वजह है। यही वजह है। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं जी। ठीक हो गया, चलें अभी हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहे एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे पोलियो के हवाले से। तो मुल्क भर में पोलियो मुहिम जारी है, बच्चों को पोलियो के कतरे भी पिलाए जा रहे हैं। पोलियो फ्री पाकिस्तान का ख्वाब अगर हम बात करें तो शर्मिंदा ताबीर होने के करीब है। हेल्थ वर्कर्स बार बार पोलियो के कतरों के साथ दीगर जो हिफाजती टीके हैं वो भी लगा रहे हैं और वैक्सीन भी लगाई जा रही है। अगर आपके घर में कोई भी ऐसा हेल्थ वर्कर आता है तो उसको खुशामदीद कहें और अपने बच्चों को किसी ना किसी तरह से ये कोशिश करें कि आप हर हाल में उनको पोलियो के कतरे हों चाहे वैक्सीनेशन हो वो ज़रूर लगवाएं और एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। पाकिस्तान को पोलियो फ्री मुल्क बनाने में हम सबको अपना हिस्सा, अपनी एक कॉन्ट्रीब्यूशन करनी है, क्योंकि हम बहुत अरसे से इस जो कह लें पोलियो के हवाले से कैंपेन्स भी चला रहे हैं और इससे लड़ भी रहे हैं। तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत है। हिस्सा क्या हमारा बनता है, हम अपने बच्चों को क्यों कर माजूर करें महज 2 कतरे पोलियो के ना पिलाकर। हमारे साथ डॉक्टर बुशरा हक मौजूद हैं जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं PMA की। उनसे ज़रा बात करते हैं इस कैंपेन की इंपॉर्टेंस के ऊपर भी, और फिर ये भी हम उनसे पूछ लेते हैं कि वो लोग जो थोड़े रिलक्टेंट हैं, थोड़ा घबराते हैं, उनके लिए डॉक्टर साहब क्या सजेस्ट कर पाएंगे। सबसे पहले तो आपको गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाई। इस कैंपेन की इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कितनी इंपॉर्टेंस है आपके ख्याल में, चूँकि हम बिल्कुल करीब हैं जब हम पोलियो से निजात हासिल करने वाले हैं और अल्लाह करे हम कर लें, दुनिया के चंद ममालिक में से हम हैं, तो इसकी इंपॉर्टेंस सबसे पहले तो हमें बताइए इस वक्त। मैं यहीं से बात शुरू करूंगी, जैसे आपने कहा कि हम उन चंद ममालिक में से रह गए हैं जहां पर अभी तक पोलियो पर मुकम्मल तौर पे काबू नहीं पाया जा सका। तो पोलियो पे काबू पाना हमारी नई नस्ल के लिए निहायत अहम है और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जहनों में हमने जो कुछ वहमात वगैरह पाले हुए हैं कि पता नहीं पोलियो पिलाने से हमारे बच्चों को क्या हो जाएगा। जाहिर सी बात है पढ़े लिखे वालिदैन तो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाते हैं और हर दफ़ा उनकी कोशिश होती है कि बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएँ, लेकिन ये मेरी गुजारिश उन वालिदैन से है जो पोलियो के कतरे पिलाने में कुछ हेजिटेशन या हिचकिचाहट का शिकार हो जाते हैं कि अपने बच्चों को हर दफ़ा हर मुहिम में पोलियो मुहिम के दौरान पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं।
पिलाएं। ये हमें एक नई सेहतमंद नस्ल अपने मुल्क को देने के लिए निहायत अहम है। सही, ठीक हो गया। नॉर्मली जिस तरह से आपने खुद भी कहा, बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों में भी अगर हम नॉर्मली बात करते हैं, इब्हाम मौजूद है पोलियो के कतरों को लेकर। गवर्नमेंट बार बार कोशिश करती है, हम सिर्फ पोलियो के कतरों की अगर स्पेसिफिकली बात ना करें, साथ दीगर वैक्सीन की भी बात करें कि गवर्नमेंट ने हमेशा फोकस किया है। सो हमारे एज अ पेरेंट हमारी क्या जिम्मेदारी है, एज अ सिटीजन हमारी क्या जिम्मेदारी है कि किस तरह से हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और ये जो इब्हाम है इसको दूर करने के लिए मजीद क्या किया जा सकता है? देखिए, एज अ पेरेंट तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने हर बच्चे को जो कि 5 साल से कम उम्र है उसको पोलियो के 2 कतरे, ये पोलियो के 2 कतरे नहीं हैं, ये ज़िंदगी के 2 कतरे हैं, और हमें हर बच्चे को जो 5 साल से कम उम्र है पोलियो के ये 2 कतरे लाजमी पिलाने हैं। एज अ सिटीज़न दोबारा हमारी यही जिम्मेदारी है कि हम अपने अपने तौर पे अपना ये रोल अदा करें, और वो लोग हमारे हर देखें, बात ये है कि हर आदमी के सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में कोई ना कोई ऐसे लोग ज़रूर आते हैं जिनके जहन में कोई अभाम होता है। तो एज अ सिटीज़न ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में आने वाले उन लोगों को ज़रूर काउंसल करें, उनको बताएं कि पोलियो इंतहाई अहम है, ताकि हम देखें चेचक से भी इसी तरह निजात हासिल की गई थी वैक्सीनेशन के ज़रिए से, और अब आप देखें दुनिया में चेचक का कोई मरीज़ नहीं है। अच्छा, वो किसी एक मोहल्ले में या किसी एक गांव में मैंने देखा, अगर खुदा ना खास्ता कोई पोलियो का एक मरीज आ जाए ना, फिर लोग डर जाते हैं। जैसे अपने गांव में कोई कोविड को नहीं मानता था कि कोविड है ही नहीं, फिर जब लोग कोविड से बीमार हुए, मरना शुरू हुए, तो लोग नहीं नहीं ये कोरोना है। तो इसी तरह की सूरत हाल शायद है। लेकिन मैं भी एक डॉक्टर, एक बड़ा आपसे एक खुला सा सवाल ये करना चाहता हूँ कि यूजुअली किस टाइप की हेजिटेशंस लोगों के अंदर होती हैं? जो हमने सुना है, कुछ लोग तो कहते हैं जी ये वैक्सीन यहूदी साजिश है, बाहर से आती है, तो अंग्रेज हमें क्यों पिलाना चाहता है, हमारे बच्चे खुदा ना खास्ता माँ बाप बनने की सलाहियत से महरूम हो जाएंगे इसके पिलाने से। तो इसका जरा फर्टिलिटी के हवाले से मसला, तो इसका क्या? इसका फर्टिलिटी पे कतन कोई असर नहीं है, और ये इसमें कतन किसी किस्म की यहूदी साजिश नहीं है। देखिए, पाकिस्तान एक बहुत बड़े ग्लोबल विलेज का हिस्सा है, और उस ग्लोबल विलेज में अगर हम पोलियो के हमारे पास मरीज़ होते रहते हैं, पाकिस्तान के लिए भी बुरा है और अमूमी तौर पे पूरी दुनिया के लिए ये बुरा है, क्योंकि यहाँ से वो केसेस पूरी दुनिया में स्प्रेड कर सकते हैं। बाकी रह गई कि पोलियो के कतरे पिलाने से फर्टिलिटी पे कोई असर पड़ जाएगा या हमारे बच्चे की सेहत पे कोई असर पड़ जाएगा, ऐसा कतन कुछ नहीं है। हाँ, अगर हम पोलियो के कतरे नहीं पिलाएंगे तो हमारे बच्चे माजूरी का खुदा ना खास्ता शिकार हो सकते हैं, और वो एक लाइफ लॉन्ग क्रिपलिंग। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें सबसे ज़्यादा रोल किसका है उन लोगों को समझाने के लिए जो लोग इस चीज़ को नहीं समझते? जैसे कि अब्ला ने कहा कि ये सिर्फ वो लोग नहीं है जिनकी तालीम कम है, कुछ लोग पढ़े लिखे वो भी इस पर एतराज़ करते नजर आते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा हम तो अपना रोल यहाँ पे प्ले कर रहे हैं, क्या टीचर्स की ज़्यादा जिम्मेदारी है, इमाम मस्जिद की ज़्यादा जिम्मेदारी है? आपके ख्याल में किसकी जिम्मेदारी? देखिए, ये जिम्मेदारी तमाम माशरे के हर फर्द पर आयद होती है, एज पेरेंट, एज टीचर, एज डॉक्टर्स, एज काउंसलर्स। हर आदमी, मैंने थोड़ी देर पहले आपसे जो बात की कि हर आदमी के सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में कोई ना कोई लोग आते हैं। अब अगर आप इमाम मस्जिद हैं तो आपके सामने एक बड़ी जमात खड़ी है, आप उनको काउंसिल करें। आप अगर टीचर हैं तो आप अपने बच्चों में ये अवेयरनेस, बिल्कुल जुम्मे के खुतबे में बताएं। आप अगर डॉक्टर हैं तो आप अपने मरीजों को आगाह करें, मतलब हर लेवल पे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात, चूंकि हम पोलियो की कैंपेन के हवाले से तो बात करें, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स को, जिस तरह से हम अभी डिस्कस भी कर रहे थे कि इस कतरे ना पिलवाने की वजह से कितना जो कहने गहरा इम्पैक्ट आ सकता है, पूरी जिंदगी की एक माजूरी है। इसकी रीजंस पे भी हम बात करें कि ऑब्वियसली पोलियो का हम बार बार डॉक्टर्स भी आकर कहते हैं कि आप कतरे पिलाएं, नहीं तो आपका बच्चा पूरी जिंदगी के लिए माजूर हो सकता है। इस हवाले से मैं जरूर चाहूंगी कि आप अपने देखने वालों को माजूरी, आपने अगर किसी इंसान ने पोलियो का, कभी किसी शख्स ने कोई पोलियो का मरीज देखा हो तो उसके बाद उसको इस बात का एहसास होगा कि ये कितनी क्रिपलिंग डिजीज़ है, ये आदमी को किस तरह माजूर कर देती है। चलने फिरने से माजूरी, उठने बैठने से माजूरी, जिस्म सूख जाता है, सुकड़ जाता है, फिर डिजीज़ की ट्रांसमिशन होती है। यानी एक पोटेंशियल बच्चा जो बड़े होकर माशरे में, शायद आइंस्टाइन तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन अब्दुल सत्तार ईदी बन सकता है, या कम से कम एक आम शहरी की तरह काम शहरी, एक जिम्मेदार शहरी और अपने फराइज को अंजाम दे सकता है, वो दूसरों के ऊपर माशरती बोझ बन के रहता है। और डॉक्टर साहब, एक हलाल हराम का भी कॉन्सेप्ट है, इनफर्टिलिटी के हवाले से तुमने बात की है पहले, और अनफॉर्चुनेटली इस वक्त पोलियो के से जो मुतासरा नौजवान हमें सबसे ज़्यादा, मेरा ज़ाती जो तजर्बा है वो नज़र आते हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, और ये वही इलाके हैं जहाँ पे लोग पोलियो से बचाव के खतरे नहीं पिला रहे थे बच्चों को। ये हलाल हराम का भी कॉन्सेप्ट मौजूद है खतरों को लेकर जी, चूँकि बाहर से आते हैं, बाहर की वैक्सीन है, पता नहीं हलाल है या हराम है, इस पे भी जरा इसमें हलाल हराम की कतन कोई नहीं है। ये तो एक
वायरस है जिसको हम करके ख़ास केमिकल्स के ज़रिए उसकी एंटीजेनिसिटी यानी हम क़ुव्वत मुदाफ़त के निज़ाम को हम बेहतर बनाते हैं, लेकिन उसमें हम ट्रांसमिशन ख़त्म कर देते हैं। इसमें हलाल हराम का किसी किस्म का कोई ताल्लुक ही नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है हलाल हराम का। ये बल्कि अभी आपने कहा था कि यहूदी साजिश है। जी। मुझे तो लगता है कि यहूदी साजिश, हम हर चीज़ को रिलेट कर देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं। मुझे तो लगता है वो लोग जो कतरे नहीं पिलाते शायद वो अपने बच्चों के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। और ये जो वैक्सीन भिजवा रहे हैं वो तो एहसान कर रहे हैं हमारी नस्लों, वो हमारे नस्लों पर हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं, बीइंग कि हम एक ग्लोबल विलेज का हिस्सा हैं। डॉक्टर साहिबा, हमारे देखने वालों के कोई मैसेज, और साथ साथ इस हवाले से मैं ज़रूर चाहूँगी आप हमारे देखने वालों को बताएं कि अगर आपने एक बार अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिला दिए तो जितनी बार टीम्स आपके दरवाजे पर आए आप अपने बच्चे को हर बार पोलियो के कतरे पिलाएं। सिर्फ ये एक बार पिलाने से काफ़ी नहीं होगा, गवर्नमेंट जितनी बार कैंपेन चलाती है आपको उतनी दफ़ा ही कतरे पिलाने। उसकी वजह की एक रिसर्च पीछे मौजूद होती है कि यहाँ पे दोबारा ज़रूरत है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप बच्चों को छुपा लें पहले अगर कतरे पिला। देखिए, अगर आप एक दफ़ा बच्चे को पिला चुके हैं, आपने अपनी पोलियो की रिक्वायर्ड डोजेस जो OPV1, OPV2, OPV3 आपने कंप्लीट कर लिए, उसके बाद हर दफ़ा जब आपका बच्चा पोलियो के कतरे पीता है तो उसको एक बूस्टर इम्यूनिटी मिलती है। इसमें कतन उसके जिस्म पे कोई मुज़र असरात मुरतब नहीं होते। इतनी साइंटिफिक रिसर्चेज हो रही हैं, साइंटिफिक पेपर्स पब्लिश हो रहे हैं पूरी। अगर देखें इतनी बड़ी तादाद में बच्चों को कतरे पिलाए जा रहे हैं, अगर कोई मुज़र असरात होते तो क्या अब तक सामने ना आ जाते? अच्छा डॉक्टर साहब, एक मेरी छोटी सी कंफ्यूजन है। जैसे बहुत सारे बच्चे, अब तो यूजुअली हमारा एटमॉस्फेयर ऐसे ही है, गांव देहातों में दूर दराज कहीं अब बच्चे घरों में पैदा होते हो तो मुझे नहीं पता, हॉस्पिटल्स में बच्चे पैदा होते हैं और बहुत सारी जो इनिशियल वैक्सीनेशन हैं वो बच्चों को की जाती हैं। तो क्या ऐसा है कि जो शीर ख्वार जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं उनको बिल्कुल इनिशियली पिलाए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, ये तो और पिलाए जाते हैं? जी बिल्कुल पिलाए जाते हैं। ये और उसका भी असर होता है? जी आने वाले वक्त में? एट बर्थ BCG और ओरल पोलियो ये तो एट बर्थ दिया जाता है। ठीक है। और एक और कंफ्यूजन इसमें, अब कुछ लोगों को ये भी कंफ्यूजन रहता है कि सिर्फ पोलियो की वैक्सीन नहीं है, अब तो कोविड वैक्सीन घरों में लग रही है, उसके अलावा मीजल्स है, वो घरों में आते हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी ए वाले कतरे पिलाइए है ना पिलाइए। वो जरा थोड़ा सा बताइए कि क्या सभी पिला ले, बच्चों की सेहत सभी पिलाइए। देखिए, जो भी वैक्सीन, जो भी कैंपेन हुकूमत चला रही है वो आपके भले और बेहतरी के लिए चला रही है। तो जो भी मुहिम के जो शुरा आते हैं उसमें हाँ जी बिल्कुल आप तावन करें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया कि इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आपने हमारे देखने वालों को भी आगाह। अपने बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलाएं, ये बहुत ज़रूरी है। आप उनको आइंदा आने वाला जो उनका मुस्तकबिल है उसमें उनको बेहतर ज़िंदगी दे सकते हैं। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। और अब बात करते हैं हम T20 मैच की, जिसमें पाकिस्तान ने बिल आखिर मैच और सीरीज जीत ही ली। कल थोड़ा सा मैच फंस गया था, एंड आई हैव रिटन मैच इज ट्रैप्ड, मैच फंस गया। खैर, T20 मैच के अंदर पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और मुकर्रा जो 20 ओवर से उसमें 8 विकेटों के नुकसान पर 172 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान 38 और इफ्तिखार अहमद 32 रन बनाकर नुमाया बैटर्स रहे, जबकि कप्तान बाबर आजम दूसरी T20 में भी अगेन, और मेरे काजों में ये 5वां T20 है, बाबर आजम नहीं चल रहे, सिर्फ 7 रन बनाकर कल रन आउट हो गए। फखर जमान एज यूजुअल अनप्रेडिक्टेबल, फखर जमान 10 रन बनाकर आउट हुए। हैदर अली कंपैरेटिवली बेहतर रहे पिछले मैच की तरह, 31 रन बनाए और मोहम्मद नवाज सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि आसिफ अली अगेन बिल्कुल कोई खातिर खास स्कोर ना बना सके और 9 रन बनाकर वो भी वापस लौट गए। मोहम्मद इफ्तिखार 19 गेंदों पर 32 रन बनाकर आउट हुए, जबकि शादाब 12 गेंदों पर 28 रन बनाकर नॉट आउट रहे। जबकि वेस्ट इंडीज की टीम भी कोई बड़ा स्कोर नहीं कर सकी और 172 रन के ताकुब में पूरी टीम 163 पर ढेर हो गई। पाकिस्तान सनसनीखेज मुकाबले के बाद 9 रन से दूसरा T20 भी जीत गया। मिर्जा इकबाल बेग हमारे साथ मौजूद है। मिर्जा साहब खुश आमदीद कहेंगे आपको, वेरी गुड मॉर्निंग। मिर्जा साहब, वैसे मेरा कल वाला सवाल यही है कि पाकिस्तानी टीम ने अच्छा खेला है या वेस्ट इंडीज टीम अच्छा नहीं खेल सकी? कल का मैच भी कोई इतना सनसनीखेज नहीं रहा कि हमें लग रहा हो कि हो की रियासी, बस यही हो रहा सी कि हो की रिया। बहुत बहुत शुक्रिया अरमला, आपको भी और इमरान को भी सुबह बखैर। और आज तो लाहौर में बहुत ज्यादा फॉग है। मेरा पहला सवाल था आपसे, देख ले क्या केमिस्ट्री मिलती है कि मैंने आपको खुद ही जवाब दे दिया। सबसे पहले तो मैं फोक का आपसे पूछता कि फोक का बताएं, चले स्पोर्ट्स तो चले। बिल्कुल कराची में तो ऐसा नहीं था, लेकिन लाहौर में बहुत ज्यादा फॉग है, लेकिन फ्लाइट्स भी डिलेड है। और जहां तक अरमला ने बात की आप दुनिया के सबसे रोमांटिक रोड के साथ इस वक्त है, मॉल रोड लाहौर को दुनिया का सबसे रोमांटिक रोड कहा जाता है।
और क्या जबरदस्त दरख्तों के बीच में से जब गाड़ियां गुजरती है तो क्या खूबसूरत समा होता है। लेकिन अगर हम क्रिकेट की बात करें तो अर्मला कह रही थी ना, सनसनी खेजी, हम खुद सनसनी खेजी पैदा करते हैं एक्चुअली। वेस्ट इंडीज की टीम जो है वो इस तरह की टीम नहीं है। उनके दोनों टॉप के बैट्समैन जो शाय होप्स और उसके अलावा उनके कप्तान निकोलस पूरन वो आउट हो गए, लेकिन उसके बावजूद आखिर तक जो उनके लोअर डाउन द ऑर्डर है उन्होंने रोम्बेन पावल ने बैटिंग शुरू कर दी, शेपर्ड ने बैटिंग की, तो हम खुद अपने आप को फंसा लेते। लेकिन इमरान ने शुरू में कहा कि बाबर आजम की फॉर्म यकीनन लम्हे फिक्रिया है। 2 मैचों में उन्होंने 7 रन बनाए। इससे पहले बांग्लादेश के खिलाफ जो 3 T20 थे उसमें भी वो 3 मैचों में 27 रन बना सके। तो अब वो कहते हैं कि एक भी क्लासी सेंचुरी जो है वो मुझे फॉर्म में ले आएगी, लेकिन ये लम्हा फिक्रिया है। उसके बावजूद पाकिस्तानी टीम पहले मैच में 200, कल 172 रन बनाने में कामयाब हुई, विच इज अ गुड साइन। मैं समझता हूँ कि अब पाकिस्तान को तीसरे मैच में जो है वो थोड़ी तब्दीलियां करनी पड़ेंगी अपनी टीम में, ताकि होम सीरीज में अगर हम मौका नहीं देंगे इमरान अपने लड़कों को, तो हम क्या मुल्क से बाहर मौका देंगे? यही मैं सवाल ये भी, जैसे उस्मान कादिर भी हैं, धानी भी हैं, उनको साथ लेके जाते हैं, आप पहले भी इस बात को पॉइंट आउट करते रहे और मौका नहीं देते, एक तो इस हवाले से भी। दूसरा, बाबर अगर इन लो प्रेशर गेम्स के अंदर अगर परफॉर्म नहीं कर रहे पिछले 5 में, दो इट्स टू अर्ली टू से, प्लेयर के फेजेस होते हैं, हम थोड़ा जज्बाती भी हो जाते हैं, जज्बाती कौम है हम, लेकिन मेरी एक फील है बीइंग अ क्रिकेट व्यूअर, आप एज एन एक्सपर्ट बताइए कि अगर वो लो प्रेशर गेम्स में परफॉर्म नहीं कर पा रहे, आगे ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज आ रही है, अब दीगर मैचेस आ रहे हैं, फिर आगे 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप आ रहा है, तो ये थोड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा फिर उनके लिए कम बैक करना? देखिए, जो बड़ा बैट्समैन होता है वो जब बड़े मैच में उसका मोरल बिल्कुल डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू द जो वीकर टीम के खिलाफ मैच है। तो मुझे तो ये तवक्को है कि बाबर आजम जो तगड़ी टीम है उसके खिलाफ ज्यादा दिलजमई से परफॉर्म करेंगे। अभी एक मैच कल का बाकी है, देखते हैं कल क्या करते हैं, लेकिन फिर PSL हो रही है, पहली मर्तबा वो कप्तानी कर रहे हैं कराची किंग्स की, तो यकीनन इट विल बी अ गुड चांस फॉर हिम टू एक्चुअली रीगेन हिज फॉर्म। तो मैं समझता हूँ कि बाबर आजम इस वक्त पाकिस्तान के टॉप के प्लेयर हैं और उनको अपनी फॉर्म में वापस आना होगा। ठीक हो गया मिर्जा साहब, जिस तरह से आपने खुद भी कहा कि आगे भी बहुत सारी सीरीज आ रही हैं, वनडे वर्ल्ड कप भी आ रहा है और ये सारे मामला शुरू हो जाएंगे। ऑब्वियसली इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली है, हम सब खुश भी हो रहे हैं, लेकिन ओवरऑल हमने लास्ट ये जो वर्ल्ड कप में देखा जिस तरह से पाकिस्तानी टीम का एक कॉम्बिनेशन बना और बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। आपको लगता है कि अभी जो हम जिस तरह से मैचेस को खेल रहे हैं और जिस तरह से टीम्स के अगेंस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, हमें इसी कॉम्बिनेशन को कंटिन्यू रखना पड़ेगा या आगे जाके हमें कुछ चेंजेस लाने होंगे, दो कि बाबर आजम इज नॉट इन द फॉर्म राइट नाउ? देखिए अर्मला, मैंने अभी इमरान के सवाल के जवाब में यही कहा कि हमें जो है ना बेंच स्ट्रेंथ को आजमाना होगा। कब आजमाएंगे हम? उस्मान कादिर बैठे बैठे रस्टी हो जाएंगे, ठीक है, शादाब खान टीम के वाइस कैप्टन है, उनको कुछ आराम भी कराया जा सकता है, कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो रेस्ट नहीं कर सकते। मोहम्मद रिजवान को भी आराम कराया जा सकता है, मुसलसल क्रिकेट खेल रहे हैं। शाहनवाज दहानी जो PSL का बेहतरीन बॉलर था, उसे इन्होंने एक ही मैच दिया बांग्लादेश में। मोहम्मद वसीम को देखे मौके मिले शुमाली वजीरिस्तान के, तो वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो जब तक हम लड़कों को आजमाएंगे नहीं, अपने घोड़े को मैदान में नहीं उतारेंगे, तो हम कैसे तवक्को करेंगे कि घोड़ा जो है वो रेस जीत जाएगा? जब तक इनको तो जंग लगता रहेगा। सकलैन मुश्ताक को ये सोचना चाहिए वेस्ट इंडीज की टीम निस्बतन कमजोर टीम है और इस कमजोर टीम के खिलाफ इनको अपने लड़कों को आजमाना चाहिए। अब कल बाबर आजम ने इंटरव्यू में कहा कि शायद हम इसी कॉम्बिनेशन को रखेंगे, ये मन तक समझ में नहीं आती। दुनिया की टीमें रोटेट करती हैं, हम न्यूजीलैंड की एग्जाम्पल ले लें, ऑस्ट्रेलिया की एग्जाम्पल ले लें, लेकिन हम जो है वो लकीर के फकीर है कि हमने बस इस टीम से जीत रहे हैं तो इसी को बरकरार रखना है। तो ये तीसरा मैच एक अच्छा मौका है हमारे पास, सीरीज हम ऑलरेडी जीत चुके हैं, तीसरे मैच में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? वैसे बाबर तो कह रहे हैं कि इस कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे, बट टीम मैनेजमेंट बैठे और ये कहे कि हम शाहनवाज दानी को, उस्मान कादिर को या एज यू सेड रिजवान को भी हम रेस्ट दे दें, कुछ चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप तीसरे मैच में? तवक्को की जा रही है, लेकिन जो माइंड सेट है इमरान इनका जिस तरह वर्ल्ड कप में रहा और जो माइंड सेट है उससे तो नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा चेंजेस होगी। कम से कम एक आध चेंज हो जाए तो अलग बात है, लेकिन मुझे ज्यादा चेंजेस नजर नहीं आ रही। उसकी वजह ये आप देखें T20 में खिलाड़ियों को मुआवजा बड़ा ज्यादा मिलता है और स्क्रीन पर रहते हैं, दुनिया भर में लीग्स हो रही है, खिलाड़ियों की जो है तवज्जो उस जानिब भी है। अच्छा परफॉर्म करेंगे T20 में तो दुनिया की जो दीगर लीग्स हैं जहां हजारों लाखों डॉलर्स मिलते हैं वहां चले जाएंगे। तो मेरे ख्याल में कोई भी चांस को छोड़ना नहीं चाहता, शायद इसीलिए कोई तब्दीली ज्यादा तवक्को न की जाए।
ठीक है। स्ट्रगल करती नजर आई कल पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, और कुछ जो जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उनके मैं तजिए भी पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि इतने कम मार्जिन से नहीं जीतना चाहिए था, बेहतर जीतना चाहिए था। स्कोर भी हमने इस विकेट के ऊपर मुझे लगता है अच्छा कर लिया था, हालांकि कंपैरेटिवली विकेट भी उतनी सपोर्टिव नहीं थी बैट्समैन के लिए। इसकी बुनियादी वजह आप क्या देखते हैं? ओवरऑल हम प्रेशर नहीं बिल्ड कर पाए, वी वर लेटिंग वेस्ट इंडीज टू प्ले, या फिर हमारा जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन जिस तरह बाबर आजम लेके आ रहे थे दैट वाजंट वर्किंग वेल, या किंग की बैटिंग ने ऑटोमेटिकली हमें अल्टीमेटली नीचे लेके आ गई? इमरान, मैं समझता हूं कि थोड़ा सा हम रिलैक्स हो गए थे और हम उनके लोअर ऑर्डर बैट्समैनों से ये तवक्को नहीं कर रहे थे कि वो जो है इस तरीके से जारहाना अंदाज इख्तियार करेंगे, लेकिन उन्होंने लोअर ऑर्डर बैट्समैनों ने बड़ा जारहाना अंदाज इख्तियार किया। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान थोड़ा सा रिलैक्स हो गया, लेकिन एक चीज अच्छी आई इमरान कि पाकिस्तान की फील्डिंग बड़ी इंप्रूव हो रही है। कल आप देखिए हारिस रऊफ ने कितना शानदार कैच लिया, फिर आसिफ अली ने बड़ा जबरदस्त कैच लिया, ग्राउंड फील्डिंग भी बड़ी बेहतर रही, फखर जमान बड़ी अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान का एक प्लस पॉइंट है कि फील्डिंग, जिस पर हम हमेशा रोते रहे कि पाकिस्तान की फील्डिंग अच्छी नहीं रही है, लेकिन पाकिस्तान की कल फील्डिंग बहुत अच्छी। आसिफ का चूंकि आपने नाम ले लिया, तो एक अफगानिस्तान के खिलाफ मैच उन्हें लाइमलाइट में तो ले आया था, लेकिन उसके बावजूद उनका भी हाल बिल्कुल बाबर आजम की बैटिंग की तरह है, मुसलसल फ्लॉप हो रहे हैं, कोई हार्ड हिटिंग नहीं कर पा रहे, हालांकि कोई बहुत ज्यादा अच्छी बॉलिंग स्ट्रेंथ उनके सामने कल भी नहीं थी। सो व्हाट वुड यू से अबाउट आसिफ? ये स्ट्रैटेजी मेरी समझ में नहीं आई कि आसिफ अली ने इमरान T20 वर्ल्ड कप में सिर्फ 20 गेंदें खेली थी और फिर उसके बाद जब उन्हें बांग्लादेश ले गए तो उनको मुकम्मल आराम कराया गया। ये समझ में नहीं आ रहा, एक बैट्समैन इन फॉर्म जिसने अफगानिस्तान के खिलाफ मैच जितवाया, न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छी बैटिंग की, आप उसको रेस्ट करा रहे हैं, तो इससे कॉन्फिडेंस भी शेक हो जाता है बैट्समैन का। तो आप देखें 3 मैचेस में रेस्ट किया बांग्लादेश के खिलाफ, अब आसिफ अली जिस तरीके से आए तो वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे। तो हमें बास को तो मौके दे रहे हैं मुसलसल, और बास जिनको देने चाहिए उनको मौके नहीं दे रहे थे। ये बड़ा ये मंतक समझ में नहीं आता। राइट मेरे साहब, चलें सर, अब आप क्रिकेट से थोड़ा निकल के थोड़ा बाहर निकलिए, लाहौर की दूध एंजॉय कीजिए, मॉल रोड पे थोड़ा वॉक कीजिए, विल फील बेटर, क्योंकि फिर कराची के शोर में आपने वापस जाना है। थैंक यू वेरी मच फॉर मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना तजिया रख रहे थे कल के मैच को लेकर। बेहतर खेल सकते थे हम, जीत गए, जीत खामियों को छुपा देती है, लेकिन बेहतर खेलना चाहिए। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, देखते रहिए एक्सप्रेसो। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। और अब आपको लेकर चलते हैं ताऊ बट, जहाँ पे रोशनी, नज़ारे, पानी और कुदरती बहुत सारी खूबसूरती है। कुछ मुख्तलिफ ही मामला हैं, देखते हैं आज का सफर शिप। सफ़र शर्त की इस एपिसोड के साथ आपको बेहद खुशामदीद। इस वक्त मैं ताऊ बट में हूँ और ताऊ बट के जिस जगह मैं ठहरा हूँ उसके सामने ये खूबसूरत एक दरिया बह रहा है, और मुझे कहते हैं ना, दिल तो बच्चा है जी। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ आके आपका दिल करता है कि इसको अबूर किया जाए, और मैं ये फ़ैसला कई रीज़न्स हैं, सिर्फ ये नहीं है कि दिल तो बच्चा है। दिल तो बच्चा असल में सिर्फ ये नहीं कह रहा कि इस दरिया को अबूर करना है और ठंडे पानी के अंदर और एक खूबसूरत एक मज़ा आएगा। एक और मंज़र है जो आपको दिखाने के लिए ये दरिया अबूर करना ज़रूरी है। एक्चुअली ये दरिया जब आगे जाता है तो कहीं इसका आगे किस जगह पे एक ठहराव सा है, और वो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे लेक है या एक खूबसूरत झील बन गई है। प्रॉब्लम ये है कि इस साइड से अगर देखें तो वो मंजर उस झील का उस तरीके से नज़र नहीं आता। इसको जब तक मैं अबूर नहीं करूँगा उस वक्त तक आपको उस साइड से दिखा नहीं पाऊँगा। अब देखिए कि मैं आपके लिए कितना कुछ करता हूँ, और ये इसलिए करता हूँ ताकि आपको खूबसूरत मंजर दिखा सकूँ, ताकि आप यहाँ आ सकें, ताकि आप पाकिस्तानी शुमाल को अप्रिशिएट कर सकें। तो सपनों की सरहद में मैं ताऊ बट में हूँ, और ताऊ बट में मैं ये दरिया क्रॉस करने लगा हूँ। बहुत ही बेढंगे तरीके से करूँगा, मैं आपको श्योरिटी देता हूँ। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे यूँ चलता हुआ चला जाऊँगा किसी लोकल की तरह। नीचे टोटल काई होती है, बहुत ज़्यादा स्लिपरी होता है। दरिया में पानी का बहाव कम है। दरिया को अबूर करना इसलिए मुश्किल है कि पानी की तह में कई ज्यादा पत्थर हैं, जहां कदम जमा कर चलना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। मकामी लोग तो ऐसे दरिया अबूर करते हैं जैसे किसी शाहराह पर चल रहे हो, लेकिन सयाहों के लिए ये काम
बहुत मुश्किल हो जाता है। दरिया अबूर करते हुए सामने देखा तो एक मकामी लड़की बहुत पुरएतमाद अंदाज से न सिर्फ खुद दरिया अबूर कर रही थी बल्कि एक सयाह को सहारा भी दिए हुए थी। कमाल मंजर था। दरिया को अबूर करने के बाद पानी के ठहराव की वजह से बनने वाली झील के मनाजिर देखे जो बहुत ही खूबसूरत थे। पानी की आवाज के अलावा कोई आवाज नहीं थी। यहाँ रोशनी का वाहिद शुगल पानी और दरख्तों के साथ खेलना है और ये शुगल हम वक्त जारी रहता है। खामोशी थी, अमन था, सुकून था। ये खूबसूरत दरिया जब मैं क्रॉस कर रहा था, अबूर कर रहा था, तो एक मंजर मैंने ऐसा देखा कि मुझे वो भूल गया कि मैं कर क्या रहा हूँ। और वो मंजर एक ऐसा मंजर था जो एक खूबसूरत मंजर था। वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से एक रिप्रेजेंटेटिव किस्म का एक, जिसको कहते हैं ना, एक मज़र था, एक खूबसूरती का, कि एक यहाँ की लोकल जो बच्ची है वो हमारे एक पाकिस्तानी टूरिस्ट को ये दरिया क्रॉस करवा रही थी। और ये इतना एक कितना कमाल मंजर था कि मैं जब दूसरी साइड पे गया हूँ तो हमारे ये भाई जो हैं जिनको वो क्रॉस करवा रही थी ये भी वहाँ पे आ गए। तो आपका नाम क्या है? तलहा भाई, ये बताएं कि वो कैसा था एक्सपीरियंस? अच्छा, जब आप यानी शुरू से ही मैंने देखा है कि वो आपने उनसे रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने कहा था कि आप आ जाएं। मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने देखा वो सेंटर से क्रॉस कर रही थी तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की। अच्छा, आपने खुद किया? हाँ जी। अच्छा, तलहा, हम जब अबूर यानी मैं अबूर कर रहा था तो मैं और थोड़ी देर बाद अपने हाथों से भी यानी कोई पत्थर पकड़ता था और बड़ी मुश्किल से, यानी स्लिपरी बहुत था। तो वो आपने यकीनन नोट किया होगा कि उनका बैलेंस बड़ा अच्छा होगा। हाँ जी, नहीं, उनका बैलेंस बहुत अच्छा था। एक तो वो खुद भी क्रॉस कर रही थी, ऊपर से साथ उन्होंने मुझे भी हैंडल किया हुआ था और मैं फिर भी नहीं हैंडल कर पा रहा था अपने आप को। तो बहुत शुक्रिया उनका, उन्होंने हमें क्रॉस करवाया। हमारी बहनें हैं। हाँ जी। बात ये है कि आपने कुछ ये भी आइडिया लगाया होगा कि उनका जब पाँव पड़ता है तो वो बड़ा मजबूत पड़ता है। यस। यानी हमारा पाँव जो है वो हम तो बस डोलते रहते हैं ना, ऐसे ही है, लेकिन उनका बड़ा मजबूत यानी पाँव पड़ता है। तलहा, कितने अरसे से आ रहे हैं यहाँ पे मतलब पाकिस्तानी शुमाल में? पाकिस्तानी पिछले 5-6 साल से आ रहे हैं, लेकिन ये पहली बार थी हमारी कि हमने इतना एक्सप्लोर किया। इससे अच्छा। पहले बस ट्रैवलिंग में ही टाइम गुजर जाता था। यानी किसी डेस्टिनेशन पे जाके उस डेस्टिनेशन को फील करना, एब्जॉर्ब करना, सुकून से बैठना, ये आपको यानी अब आप इसको अभी एक्सपीरियंस किया आपने? बिल्कुल, ये मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम था। और आपने ये एक चीज़ नोट की है कि जनरली हमारा जो टूरिस्ट है वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल टाइम जो है उसका बहुत ज़्यादा होता है। हाँ और जो डेस्टिनेशन पे रुकने का है वो बहुत कम होता है। बिल्कुल ऐसे और ही आई है। थिंक कि इसके अपोजिट होना चाहिए। ऐसे ही है, कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि जहाँ पे जिस डेस्टिनेशन पे आप जा रहे हैं वहाँ सुकून से फील, मतलब हम एक रूटीन तोड़ने आए ना स्ट्रेस बिल्कुल। की और टेंशन की, तो वो इसी तरह टूटती है। ऐसे ही है, मेरे ख्याल से होना चाहिए, लेकिन फिर कुछ छुट्टियों के मामला हो जाते हैं। एग्जैक्टली। तो नहीं, लेकिन मेरा एक पॉइंट ये है तला कि एक होता है कि आप कहते हैं कि हाँ मैंने इन छुट्टियों में 10 जगह देखनी है। हाँ जी, तो तला ये ज्यादा बेहतर नहीं है कि आप 10 के बजाय एक ही जगह देखें बिल्कुल। और वहाँ जाके सुकून करें? ऐसे ही है, होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। डिपेंड करता है ना, एक किस तरह ट्रैवल कर रहे हैं आप, कितने लोग हैं आपके साथ। हाँ, exactly, फिर बहुत एक सारा किसी मसला का मूड तो होता नहीं है। ऐसी है, ऐसी। आप मुझे बताएं कि ये जो अभी हमने झील देखी है, जी। मतलब ये उस साइड से इस तरह खूबसूरत मंजर नहीं था जब हम, मेरे ख्याल है आप भी इसी मंजर के चक्कर में साइड पे हैं। बिल्कुल ऐसे झील ही है, खूबसूरत इधर नजर आई। खूबसूरत, सुकून। तो वो मंजर, ये झील कैसी है? मतलब झील तो नहीं है एक्चुअली, पानी थोड़ा सा वो रुक जाता है peaceful दरिया मेरे का। ख्याल से बहुत पीसफुल खूबसूरत है ये, बहुत जबरदस्त। बहुत नेमत है हमारे लिए। ताव बढ़ के अपनी खूबसूरतियाँ देखी, नीलम नीलम है और ये सपनों की सरहद है और बहुत ही खूबसूरत है। दरिया जो अबूर करने के बाद जो झील के मनाजिर देखे वो तो खूबसूरत थे ही। उसके बाद वो जो दोनों दोस्त जिन्होंने अबूर किया था वो चले गए हैं और मुझे एक और दोस्त यहाँ पे मिले हैं। और इस दफ़ा मेरी कोशिश है सफ़र शर्त के इस सीज़न में कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पाकिस्तानी टूरिस्ट हैं उनसे भी बात की जाए, वो क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, और फिर सबसे बड़ी बात ये कि टूरिज़म के हवाले से वो किस हद तक हसास हैं कि हमारे यहाँ जो चीज़ें हैं, जो जगह हैं, उनको महफूज रहना चाहिए और कचरा वगैरह नहीं आना चाहिए। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम हमज़ा है। और हमज़ा, आपको मॉडलिंग तो नहीं करते? नहीं, मैं मॉडलिंग भी करता तो हमज़ा ये बताएं कि आप कहाँ से आए हैं? मैं लाहौर से आया हूँ। अच्छा, लाहौर से हैं। और अच्छा, ये बड़ी अजीब बात है कि मतलब ये
ये इत्तेफाक हो सकता है, उसने इत्तेफाक है कि हर दूसरा बंदा जो है वो लाहौर भी आ रहा है। सो लाहौर से कौन सी ऐसी चीज़ थी अच्छी भली, आप कोई नौकरी करते हैं, आप जॉब करते हैं? जॉब करते हैं। अच्छी भली आप जॉब कर रहे थे, ऐसी क्या चीज़ थी जो आपको खींच के जॉब से यहाँ ले आई है? जी देखें, बेसिकली यहाँ की जो खूबसूरती है, मैं पहले भी एक दफ़ा आ चुका हूँ, लेकिन मैं केल तक ही आया हूँ। आज उससे आगे यहाँ पे ताउबट आने का मौका मिला है, तो काफ़ी प्यारी जगह है। केल से तो बहुत ज़्यादा प्यारी है। अच्छा, केल भी माशाल्लाह बहुत प्यारा है, लेकिन यहाँ पे जो ब्यूटी है वो क्या बात है, माशाल्लाह प्यारी है। ये बताएं कि ओवरऑल यानी आपने यहाँ पे कोई ट्रैक भी किया है या ताउबट ही आपने आना था और यहीं आपने मतलब अभी तक तो कोई ट्रैक नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह आगे है कि ट्रैक भी करेंगे। सो ताउबट में आपका सारा ज़्यादा वक्त यहाँ पे गुजरा? जी, ताउबट में गुजरा। और मतलब इसमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत क्या चीज़ लगी? सबसे ज़्यादा खूबसूरत आप देखें कितना माशाल्लाह साफ़ पानी है, सराउंड बाय दीज माउंटेन्स, सब कुछ ही प्यारा है यहाँ पे, साफ़ पानी, माउंटेन्स। बस ये है कि थोड़ी बहुत अगर हम लोग इसकी केयर करें। अच्छा, केयर पे आते हैं। मुझे ये बताइए कि कुछ लोग आपने देखे होंगे यकीनन कि जूस का डब्बा यूँ फेंक दिया या कोई भी चीज़ जो है रैपर इस तरह फेंक दिया। तो एक तरफ हम बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं कि पाकिस्तानी जो है हुस्न जो है शुमाल का, उसका कोई सानी नहीं है, और उसी हुस्न को तबाह करने के भी हम दरपे हैं। तो क्या किया जाता है? ये हमारे लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस रहनी चाहिए। यहाँ पे डस्टबिन वगैरह या लिटर वगैरह की चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा आपको प्लेस करनी चाहिए ताकि लोग उसमें कूड़ा डालें। लेकिन अवेयरनेस थोड़ी ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि लोग जो हैं हमारे, आपको पता है, एग्जैक्टली उनको थोड़ा सा बताना पड़ता है कि यार, वरना ये देखिए आप। दोनों स्टेप्स आपने बहुत अच्छे बताए हैं। पहला ये है कि यहाँ पे डस्टबिन वगैरह होने चाहिए, एक्चुअली मुझे नज़र नहीं आ रहा है, ये बहुत काम शायद कहीं होंगे। और दूसरा ये है कि फिर दूसरी अवेयरनेस को डस्टबिन के अंदर डालना भी है उसका कचरे को। खैर एनीवे, बहुत शुक्रिया आपका। सफर शरद की ये किस्त आपने देखी, इसमें हमने ताउबट ही आपको गो के दिखाया, लेकिन ताउबट में एक झील नुमा जहाँ पे दरिया रुका हुआ था और एक खूबसूरत सा मंजर था, उसको दिखाने के लिए मुझे ये दरिया अबूर करना पड़ा। किसको दिखाने के लिए? आपको दिखाने के लिए। सो मैंने अबूर किया, वो जैसे तैसे किया, आपके सामने है। पाकिस्तानी जो सयाह हैं उनसे बहुत अच्छी गुफ्तगू रही, और मुझे लग रहा है कि एक रिस्पॉन्सिबल टूरिज़म, एक ज़िम्मेदाराना रवैये जो हैं वो कुछ नज़र आ रहे हैं। और इस किस्त की जो सबसे पावरफुल, इस किस्त की क्या, मैं तो समझता हूँ कि मेरी नीलम वैली का जितना टूर है उसकी सबसे जो पावरफुल इमेज या एक तस्वीर थी वो थी जहाँ पे एक लड़की जो है, एक पाकिस्तानी टूरिस्ट को, एक लोकल लड़की, मकामी लड़की, एक पाकिस्तानी टूरिस्ट को दरिया अबूर करवा रही थी। अमेजिंग, अमेजिंग। तो वो मंजर मुझे ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। उस वक्त मैं खुद भी दरिया अबूर कर रहा था, लेकिन मैं रुक गया और बिल्कुल मैं उनको देखता रहा, और मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत ही खुशी हुई। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ आलमी इदारा सेहत की, जिनके मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 3 करोड़ अफराद ऐसे हैं जिनको मसनूई आज़ा की ज़रूरत है, लेकिन इनमें से सिर्फ 20% के लिए ही इन्हें हासिल करना मुमकिन हो सकता है, जिसकी वजह से इन पर आने वाली लागत, जिसकी जो बुनियादी रीज़न है वो जो लागत इसके ऊपर आती है या उनका जो वज़न है, टेक्नोलॉजी है, वो है। एक मोहतात अंदाज़ा ये भी कहता है कि पाकिस्तान में पैदा होने वाले हर 20 में से एक बच्चे का हाथ किसी न किसी तरह से मुतासिर होता है। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान का एक ज़बरदस्त सरमाया, दो बहुत ही ख़ास, हम अगर कहें सुपर हीरोज़ हैं, वो एक्सप्रेसो हीरोज़ हैं तो गलत नहीं होगा। पेशे के एतबार से ये दोनों इंजीनियर्स हैं और दोनों ने एक बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। इनमें से एक तो पहले भी हमने आपको मुतारिफ कराया था, उन्होंने जो हाथों से माजूर अफराद हैं इनके लिए ऐसे मसनूई हाथ ईजाद किए हैं जो न सिर्फ बिल्कुल असल हाथ की तरह काम करते हैं, बल्कि लोगों के जो ये पसंदीदा हीरोज़ पर मुख्तलिफ होते हैं, इस पर मबनी होते हैं। और हाल में एक 3 साला मोमिना आमिर हैं जिनको ये मसनूई हाथ लगाया है, और कई लोगों को मसनूई हाथ इससे पहले ये लगा चुके हैं, और 250 से ज़ायद इस वक्त ऐसे लोग हैं जिनकी दरखास्तें इनके पास मौजूद हैं इसके लिए, जो मसनूई हाथ लगाना चाहते हैं। मसनूई हाथ के बारे में इनसे ही हम जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि सारे जो प्रोसेस में इनको कोई स्टेट लेवल पर हेल्प वगैरह मिल रही है, ये खुद ही ये सारा काम करें। हमारे साथ मौजूद हैं अनस नियाज जो कि CEO बायोनिक्स हैं, उसके साथ मौज जाहिद हैं जो कि बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हैं बायोनिक्स के। आप दोनों को हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच अनस एंड मौज।
सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप लोग कितना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली आप लोगों ने बहुत सारे लोगों की जो कह लें उनके दिल में उम्मीद की जो शमा जलाई है, बहुत सारे लोग जो हाथ से माजूर हैं उनके लिए आप बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त काम करें। सबसे पहले तो मिस बायोनिक्स के हवाले से बात करेंगे कि ये जो मसनूई हाथ है ये किस तरह से काम करते हैं, और अभी हम रिसेंटली अपने इंट्रो में बता रहे थे कि आपने 3 साल मोमिना को भी हाथ लगाया है, तो थोड़ा सा इसके हवाले से एलेबोरेट कीजिएगा। जी थैंक यू सो मच फॉर द अप्रिसिएशन और हमारे इस कॉज को सपोर्ट करने के लिए। सो बेसिकली बायोनिक्स इनिशिएटेड इन 2016 में और मेरे साथ ओवेस होते हैं, तो हम वी स्टार्टेड अ कंपनी क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कम आ रहे थे और कह रहे थे कि हमारे आर्म्स में प्रॉब्लम है और आप कुछ ना कुछ हमारे लिए बना सकते हैं। सो इस तरह से हमारी एक फॉर्मेशन बनी और उसके बाद जो हुआ ये कि हमने जब इसको सर्च किया तो देखा कि ना सिर्फ ये दुनिया में बल्कि लोकली भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसको एड्रेस करने के लिए कोई इस तरह का इंस्टीट्यूट, कोई इदारा, कोई हुकूमती सतह पे मौजूद नहीं था जो इस तरह के एडवांस प्रोस्थेटिक्स बना के लोगों को दे रहा हो, उनकी जिंदगी आसान कर रहा हो। सो इस तरह से फिर हमारा जो विजन था हमने उसको सेट किया कि नहीं, ये जो लोग हैं ये इनको डिसेबल नहीं बल्कि हम इनको डिफरेंटली एबल से आगे निकाल के हम इनको सुपर हीरोज बना देंगे। सो ये हमारा जो मोटिव था उसको हम लेके चले और हमने क्योंकि मोमिना आमिर का जैसे आपने जिक्र किया तो शी इज द यंगेस्ट पर्सन टू हैव अ बायोनिक आर्म इन द होल वर्ल्ड, यानी कि दुनिया में अगर आप कहते हैं किसी भी मुल्क में जाते हैं और कहते हैं कि मेरे पास एक 3 साल या 4 साल का बच्चा है जिसको मैं बायोनिक आर्म लगवाना चाहता हूं, तो वो आपको बोलते हैं कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जो टेक्नोलॉजी है ये पाकिस्तान के पास मौजूद है और इस तरह से मोमिना आमिर अपना प्रोस्थेटिक आर्म यूज कर रही है जो उसने खुद डिजाइन किया है क्योंकि उसको एल्सा प्रिंसेस जो है वो बहुत ज्यादा पसंद थी। तो शी सेड के ब्लू कलर का आर्म हो, उसमें बीट्स होने चाहिए, फ्लावर्स होने चाहिए, तो बहुत ज्यादा डिटेल्ड शी इज अ लिटिल आर्टिस्ट यू कैन से। सो इस तरह से उनका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप हो गया। दैट्स रियली ग्रेट। अच्छा मास, चूंकि आप बिजनेस डेवलपमेंट को देखते हैं तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप अपनी प्रोडक्ट को जब लेकर चलते हैं, ये प्रोडक्ट बज़ाहिर लगता है बहुत आसान है डेवलप करने में और बज़ाहिर ही भी लगता है कि शायद अफोर्डेबल कतन नहीं होगी आम आदमी के लिए, लेकिन उसके बावजूद अगर आप पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी के अंदर या लोगों के अंदर इस प्रोडक्ट को लेकर आना चाह रहे हैं, लेकर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने जो इसकी कॉस्ट एफिशिएंसी है उसको माइंड में रखा होगा। ज़रा इस हवाले से बताइए हमें कितनी कॉस्ट एफिशिएंट है ये? सो बेसिकली इसका सिनेरियो ऐसे इसका सिनेरियो इस तरीके से है कि जब मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था 1.5 साल पहले, तो मैंने भी बायोनिक काम के लिए पूरी दुनिया में सर्च आउट किया था। बिल्कुल, क्योंकि मैं प्रीवियसली बायोनिक्स का बेनिफिशियरी था, मैं इनके पास आर्म लगवाने आया था। सो जब मैंने पूरी दुनिया में मैंने इस चीज़ को सर्च आउट किया तो मुझे जो इसकी कॉस्ट मिल रही थी वो $15,000 to $20,000 से स्टार्ट हो रही थी और मैं जब उसके बाद थोड़ा सा आगे था तो $30,000 तक जा रही थी। मतलब वो मेरे लिए तो लाइक एक आम पाकिस्तानी के लिए लाइक इस तरीके से अगर किसी का इंसिडेंट हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसकी कॉस्ट निकालना। तो जब मैं बायोनिक के साथ मेरा कॉन्टैक्ट हुआ तो जब इनसे मुझे ये कॉस्ट मिली जो कि $2,000 के करीब आई थी, जो कि 10 टाइम्स लेसर है पूरी दुनिया से, ठीक है। तो उस लिहाज से तो इस चीज़ को इनके आगे लेकर चलना तो एक तरीके से चैलेंजिंग अभी भी है, बट द थिंग इज कि हम लोग दुनिया के साथ अगर कम्पीट कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को लेके तो हम लोग इसको एक अच्छे वे में आगे और लेके जा सकते हैं, ठीक है, अगर हमें किसी ना किसी तरीके से सपोर्ट होती है कंपनी की साइड से, हुकूमत की सतह पे। अगर हमें वो लोग करते हैं कि हाँ भाई ये एक ऐसी चीज़ है जो कि पाकिस्तान में बन रही है, हम लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं, तो अगर वो हमें प्रॉपरली सपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो हम लोग इसको और कॉस्ट एफिशिएंट कर सकते हैं। ठीक हो गया मुआज, जैसे आप पहले शो का हिस्सा बन चुके हैं और आपने भी जिस तरह से भी अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया, हम चाहेंगे आप थोड़ा सा हमारे देखने वालों को बताएं भी। जैसे मोमिना के हवाले से आपने बताया कि आपने उनका हाथ उनकी मर्जी के मुताबिक डिज़ाइन किया, ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सेम था। बायोनिक्स आप भी अपना अभी हम देख सकते हैं मूव कर रहे थे, थोड़ा सा अगर आप फर्दर इसको अनस या आपको एक्सप्लेन कर सके हमारे देखने वालों के लिए कि हाउ डज इट वर्क? सो मॉज हमारे पास मौजूद हैं। सो मॉज को इलेक्ट्रिकुलेशन जिस तरह से लोगों ने आपको एक्सप्रेस का पहले शो देखा होगा, सो इसी तरीके से अब आप देखें मॉज अपना आर्म उतार सकते हैं बहुत इजीली। मॉज उतार के दिखाएं, और ये इन्होंने उतारा और लाइक
वापस पहना और दैट्स इट। मतलब कि हमने इसको इतना आसान बना दिया, जैसे आप अपने रोजाना जूते पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, इस तरीके से आपने आर्म पहनना है और ये आपके ब्रेन के सिग्नल्स के साथ सिंक्रोनाइज हो जाता है। तो साइमल्टेनियसली बहुत इजी टू वेयर है, लेकिन उसके साथ साथ इट्स वेरी हाई टेक। जो स्ट्रेंथ आपको चाहिए होता है टू लिफ्ट समथिंग अप, क्या वो स्ट्रेंथ भी माज आपको मिलती है इससे, या महज आप इसको मूवमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, डेफिनेटली स्ट्रेंथ भी मिलती है। इवन देखें, स्ट्रेंथ तो वो सिलसिला कारण है कि मेरा यहाँ पे जितनी सपोर्ट है अकॉर्डिंग वेट कोई भी उठा सकता हूँ, लाइक 3 to 5 kg में बड़े आराम से इससे चीज कैरी कर सकता हूँ। बट द थिंग इज कि जो चीज मेजर है, जो इंपॉर्टेंट है, जो कि आपने मोमिना में भी देखी होगी और बाकी मैन्युफैक्चरिंग भी अगर आप स्टोरीज देखेंगे तो मेजर चीज है कॉन्फिडेंस, क्योंकि आपने सोसाइटी का बर्डन उठाना है विद दिस थिंग। ठीक है, आपने जब आपने अपने आप को मिरर में देखना है तो आपको जो एक चीज मिसिंग है वो फिर मिसिंग फील नहीं होता, यू हैव अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो वो बर्डन जो है वो जो बंदा उठाने के काबिल होता है ना, फिर वो कोई भी बर्डन उठा लेता है। ठीक है, अच्छा अब आपके माइंड में फिर कोई प्लान है ऐसा, जैसा आपने कहा कि अगर हमारे साथ कोई ऐसी सपोर्ट आए स्टेट लेवल के ऊपर तो हम इसे मजीद कॉस्ट एफिशिएंट कर सकते हैं? अगर आपको मिनिस्टर फॉर साइंस देख रहे हैं या कोई अथॉरिटी ऐसी किसी कोई आपको देख रही है, कोई मैकेनिज्म है आपके माइंड में? अगर वो है तो सामने रखिए, किस मैकेनिज्म के जरिए हम इसकी जो रसाई है वो आम आदमी तक आसान बना सकते हैं, आम आदमी को हेल्प आउट कर सकते हैं इसके लिए? इसको मैं अगर आपसे डिस्कस करूं तो वो ये है कि लेट्स सपोज जैसे दाऊद का बहुत फेमस केस था, उसके दोनों आर्म्स जो है वो कट गए थे इलेक्ट्रिकुलेशन की वजह से लाहौर के अंदर ही। उसके केस के हवाले से हमें 2 साल लगे अपनी रिसर्च कंप्लीट करने में, बिकॉज हम कई थोड़े पैसे जमा करते उसको रिसर्च को फंड करना आपको पता है कितना मुश्किल काम है। वो हमने कंप्लीट किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास उन लोगों के लिए भी सोल्यूशन है जिनका शोल्डर बिल्कुल भी नहीं है और उनको हम आर्म पहना के उनकी एल्बो मूवमेंट्स बायोनिक आर्म से करवा सकते हैं। ये जो रिसर्च थी इसमें हमें 2 साल लगे, क्योंकि हमें अपने ही पैसे जमा करके उस रिसर्च को फंड करना था। तो अगर यही रिसर्च फंड के जो इदारे हैं, बहुत सारे मौजूद है पाकिस्तान में हुकूमती सतह पे, जो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को मतलब ये करोड़ों अरबों रुपए फंड कर रहे होते हैं रिसर्च के नाम पे, लेकिन वो हमें शायद थोड़े से पैसे भी दे देते तो ये रिसर्च 2 साल में नहीं बल्कि शायद कुछ महीनों में कन्वर्ट हो जाती, जिसकी वजह से बायोनिक आर्म जब वो मार्केट में आता तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट कम होती। दूसरी चीज जो है इसके अंदर इंपॉर्टेंट वो ये है कि हुकूमत ऑलरेडी डम प्रोस्थेटिक जो नॉन फंक्शनल प्रोस्थेटिक है वो 1,65,000 में बाहर से इंपोर्ट करता है और अपने सरकारी इदारों जो भी उनके सेंटर्स हैं वहां पे लगाता है। जो नॉन फंक्शनल है वो एक सजा है किसी को अगर आपने देनी है, तो जो हार्नेस पहनना है, इतनी गर्मी है और बहुत मुश्किल है यहाँ पे वेदर, तो उस हिसाब से तो वही 165 लाख रुपीस जो वो उनको दे रहे हैं वही बायोनिक आर्म में सब्सिडाइज कर दें तो ऑफ कोर्स इसकी कॉस्ट और कम की जा सकती है। फर्दर जो मैन्युफैक्चरिंग सतह पे जो एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं वो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली रिस्ट्रिक्टेड हैं। अगर हम 5 एक्सिस CNCs की बात करें, उसके अलावा हम स्कैनर्स की बात करें, तो बहुत सारी चीजें हैं जो दुनिया में स्कूल के बच्चे यूज कर रहे होते हैं और हमारे यहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को एक्सेस नहीं है। तो वो टेक्नोलॉजी का एक कोई मैकेनिज्म हो ताकि वो हम देखें वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ब्रेक कर रहे हैं अपने ओन पे, एक रुपये की फंडिंग नहीं है हमारे पास, लेकिन स्टिल अगर ये सारी सपोर्ट हमें मिली जाए तो सोचें कि हम दुनिया से कितनी आगे और कितनी तेजी से निकल सकते हैं इस टेक्नोलॉजी में खास तौर पे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया। अभी हम मोमिना की फुटेज भी देख रहे थे अपनी टीवी स्क्रीन पर, जो एक्साइटमेंट उसके चेहरे पर थी एंड दैट वाज लाइक वेरी हार्ट रेंजिंग, बहुत जबरदस्त। मुझे थोड़ा एहसास ये भी हो रहा है कि इतनी छोटे सी उम्र में बच्चे के साथ हमें अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए, ये भी एक एहसास है। बिल्कुल। अच्छा अनस और मुआज, चूंकि जिस तरह से अभी हमने मोमिना को भी देखा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि वो भी इस तरह की किसी जो के लिए माजूरी है उससे निजात हासिल कर सके किसी भी शक्ल में, वो लोग आपसे कैसे रब्ता कर सकते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे जो आपने एक मैकेनिज्म तो बताया कि आप लोग क्या सजेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली अभी आप अपने ओन पर काम करें और बहुत सारे लोग हैं जो आपको इस वक्त देख भी रहे होंगे, आपको रीच आउट करना चाहते होंगे, क्या कहेंगे आप उनको और किस तरह से वो आपसे रब्ता कर सकते हैं? सो बेसिकली हमारा बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है। हम अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास 1 रुपया भी नहीं है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप हमें कॉल करेंगे। हमारा जो नंबर है आपको हमारी बायोनिक्स की वेबसाइट पे भी मिल सकता है, हमारे फेसबुक पेज है बायोनिक्स के साथ .org, अगर आप वहां जाते हैं वहां पे भी मिल सकता है और आप हमसे रब्ता करें। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, हम आपको हमारी एक लिस्ट होती है जिसके अंदर हम आपकी बेसिक
इंफॉर्मेशन पूछते हैं और उसको उसमें ऐड कर देते हैं। फिर हम बात करते हैं मल्टीपल कंपनी से, CSR डिपार्टमेंट से और इंडिविजुअल लोग से जो उनको स्पॉन्सर करना चाहते हैं ताकि वो अपनी जिंदगी में वापस आ सके। तो ये लेकिन अब क्या होता है कि लिस्ट ऑब्वियसली क्योंकि हम ये खुद से ही कर रहे हैं तो ये लिस्ट बढ़ती तेजी से जाती है और कम स्लो होती है। तो हम चाहेंगे कि बहुत सारे लोग इसमें अपना रोल प्ले करें। बहुत अच्छा, और इसमें एक अच्छा इनिशिएटिव ये भी हो सकता है बास, जस्ट फॉर सेक ऑफ सजेशन, कि अगर आप इसमें बैंकिंग सेक्टर के साथ एक कोलैबोरेशन कर लें तो हो सकता है कि बैंक भी इस चीज को, चूंकि अमाउंट बड़ी है तो कोई बैंक फाइनेंस कर दें और लोग साल 2 साल के अरसे के लिए इसको पे ऑफ कर सके। कुछ ऐसा भी हो सकता है, कोई ऐसा कोलैबोरेशन भी हो सकता है। जी बिल्कुल, हम लोग हर सतह पे देख रहे हैं कि हम किस तरह से लोगों के लिए आसानियां पैदा कर सकते हैं। बल्कि हम ये भी देख रहे हैं कि जो लोग माजूर हो जाते हैं उनके बाद आम लगने के बाद उनकी इकोनॉमिकल सिचुएशन किस तरह से बेहतर की जा सकती है। तो उसके भी हम प्लान इंशाल्लाह इन फ्यूचर लेकर आएंगे बहुत जल्द, ताकि हम सिर्फ आम ना दें बल्कि उसके साथ साथ उनको कोई कारोबार भी। थैंक यू वेरी मच अनस एंड मुआज, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक कि आप जो ये काम करें, ऑब्वियसली इसका आपको यहाँ पे तो अजर मिल ही रहा है, अल्लाह ताला के यहाँ भी इसका बहुत अजर है और आपने बहुत जबरदस्त ह्यूमैनिटी के लिए बहुत काम कर रहे हैं एंड इट्स अ वेरी गुड साइन, सच अ ग्रेट कॉज। और काम के साथ जो मुखय्यर हजरात हैं उनको चाहिए कि वो जरूर इस कॉज को सपोर्ट करें जो आप देख रहे हैं। किसी एक अगर कोई एक आप उस स्पॉन्सर कर देते हैं तो देखिए उसकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और आप ये अल्लाह का काम है, अल्लाह के नबियों का काम है लोगों की मदद करना, तो ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी जो एहसास प्रोग्राम है, बहुत बड़ा बजट है उसका, गवर्नमेंट उसको साथ इसको इनकॉर्पोरेट कर सकती है और लोगों की मदद की जा सकती है। सो खैर, हमने आपके सामने इन्फॉर्मेशन रखी, आप बायोनिक्स को अप्रोच कर सकते हैं और इनका काम, इनकी वेबसाइट भी है जहाँ पे आप इनसे राब्ता कर सकते हैं, आपकी हेल्प करेंगे। ऑब्वियसली उनके पास लिस्ट बड़ी होती है बट स्टिल दिल मेक श्योर कि वो आपको किसी ना किसी तरह से हेल्प करें। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब आपकी मुलाकात एक और एक्सप्रेसो हीरो से करवाएंगे और वो है किसानों के हवाले से उन्हें एक बड़ा अच्छा काम किया है। वो अच्छी खबर ये है कि किसानों के लिए रिमोट वेल नामी आला लगाकर मोबाइल एप्लीकेशन से ट्यूबवेल को मौसर अंदाज में चला सकते हैं। पाकिस्तान और जर्मनी के इश्तराक से बनी कंपनी एपटेक ने एक ऐसा आला बनाया है जिसके जरिए किसान घर बैठे या खेतों से दूर रहकर भी अपनी बस एप्लीकेशन के जरिए ट्यूबवेल का कंट्रोल और जमीनों को पानी की जो मुनासिब फराहमी उसको यकीनी बना सकते हैं। इस एप्लीकेशन को गुज़िश्ता हफ्ते अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे फूड एंड एग्रीकल्चर के ज़ेर एहतमाम जो ग्लोबल एपटेक जो चैलेंज था एग्रीनो चैलेंज था 2021, उसके आलमी मुकाबले में दूसरी पोजीशन हासिल हुई है। इस मुकाबले में 37 मुल्कों के इंजीनियर्स और इदारों ने 157 मुनफरिद आइडियाज पेश किए और इसी में एक आइडिया ये भी था। और इस एप्लीकेशन को बनाने का ख्याल कैसे आया, ये कितनी सालाना बचत कर सकता है, इस एप्लीकेशन से रोजाना किसान कितना उसके लिए कितना हेल्पफुल होगा, इसी पर बात करेंगे हमारे। बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि इतना ब्रिलियंट आइडिया पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए कमाल आइडिया। आमिर ज़हूर हमारे साथ मौजूद है जो कि मुजिद है इस आइडिया के, और ही हैड टू जॉइन अस इन द स्टूडियोज, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ वेदर कंडीशंस की वजह से वो पहुंच नहीं पाए, तो वीडियो लिंक पे हमारे साथ हैं। आमिर, वेलकम, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। और सबसे पहले तो ये ख्याल ही बड़ा कमाल है जो आपके जहन में एग्रीकल्चर के हवाले से आया। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ओबियसली बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान जैसे ममालिक में, और हम बहुत पीछे भी हैं। हमें आप इस आइडिया का बैकग्राउंड बताइए, आपके माइंड में कैसे आया, क्या खुद आप एक एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं, कैसे आपने इसको एग्जीक्यूट किया, बताइए हमें। Thank you very much, Express, for inviting us. It's wonderful to be here. Actually, I belong to a farmer family as well. My forefathers say, but I'm an electrical engineer. I'm the first generation who come into the technology. Global जो दुनिया के अंदर से challenges है उसमें पाकिस्तान और पूरी दुनिया को जो सबसे बड़ा चैलेंज आने वाले वक्त में है वो फूड सिक्योरिटी का है। और फूड सिक्योरिटी को हम इंश्योर नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ फूड वाटर कंजर्वेशन। तो वाटर कंजर्वेशन अब बहुत बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल होता जा रहा है जिसके अंदर पानी का मसाइल है, और हमें उनको बहुत इंटेलिजेंटली यूज़ करना है ताकि हम अपनी प्रोडक्शन और अपनी एग्रीकल्चर गुड्स को मेंटेन कर सकें, अपनी नीड्स को पूरा कर सकें। तो आई बिलीव जब मैंने इसको विजिट किया, फार्मर से मिलते थे, अपने इलाके में लोगों से जानते थे, तो पता चलता था कि बहुत बड़ा गैप है एक मॉडर्न एग्रीकल्चर जिसे हम डिजिटल एग्रीकल्चर कहते हैं और पाकिस्तान की एक जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है। सो विद द एक्सपीरियंस आई कम इनटू द माइंड और आई डिस्कस विद माय टीम, और हमने डिस्कस किया कि हम किस तरीके से इनके पेन पॉइंट को हम कम कर सकते हैं।
सो आई एम वेरी हैप्पी विद माय ऑल कलीग्स, जिसमें खलील है और बाकी माय टीममेट्स। हमने इसको स्टार्ट किया और पिछले साल अक्टूबर में इसका फर्स्ट वर्जन हमने इंस्टॉल किया, एंड देन लॉट ऑफ अमेजिंग इनपुट फ्रॉम द फार्मर कम्युनिटी। और आज जो इसकी शेप बनी है जो कि ग्लोबल नीड्स को पूरा कर रही है ये प्रोडक्ट, ये उन सब फार्मर्स की एक्चुअली इनपुट्स हैं जिसने इस प्रोडक्ट को इम्प्रूव किया है। सो इट्स एक्चुअली गोस टू द पिन। ठीक हो गया। आमिर, इस चैलेंज के हवाले से भी बताइएगा, ये जो कंपटीशन हुआ जिसमें आपने सेकंड पोजीशन हासिल की, और इस एप्लीकेशन को आप किस तरह से ऑपरेट कर सकते हैं, एक जो फार्मर है, किसान है, उसके लिए कितना एक्सेसिबल होगा, कितना ईजी होगा कि इस एप्लीकेशन के जरिए अपने खेतों को, अपने तमाम जो एक सिस्टम है उसको ऑपरेट कर सके? वंडरफुल क्वेश्चन जी। असल में हमारा जो टारगेट था कि दुनिया में जो भी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी डेवलप होती है वो बहुत एक्सपेंसिव होती है और बहुत लार्ज एरिया के फार्मर्स उसको यूज कर सकते हैं जो कॉर्पोरेट फार्मिंग करते हैं। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन था कि हम जो 2 एकड़ का किसान है जिसके बाद 3 एकड़ है, क्या हम उसको फैसिलिटेट कर सकते हैं? तो हम पंजाब में और ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 1.2 मिलियन ट्यूबवेल्स इंस्टॉल्ड है 2018 के डेटा के मुताबिक, और इसमें जो मेजॉरिटी है उसमें इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स है। तो इसमें सिंपल एक IoT डिवाइस है जो कि हमारी प्रोडक्ट है, ये उस ट्यूबवेल के साथ इंस्टॉल हो जाती है। अच्छा। और उसका सारा कंट्रोल जो है वो आपके मोबाइल फोन के अंदर आ जाता है। अब यहाँ क्वेश्चन है कि उस डिवाइस का जो डेटा है वो कैसे कनेक्ट होगा। तो वी आर वेरी लकी कि हमारे जो बड़े टेलको कंपनीज हैं दे मेक एन एग्रीमेंट विद अस, और उन्होंने सिर्फ $1.25 अ मंथ, जो कि 190 रुपए से 200 रुपए बनते हैं, एक फार्मर को डेटा मिल जाता है, और वो उस डिवाइस के थ्रू डेटा जो है हमारे क्लाउड पे कनेक्ट हो जाता है। अच्छा। और इसमें ये नहीं सिर्फ कि वो सिर्फ पानी मैनेज कर रहे हैं, बल्कि उनकी एनर्जी के पैटर्न क्या है, उनकी एनर्जी कंजर्वेशन हो रही है इसके अंदर प्रॉपर्ली, उसका पूरा लॉग बनता है। इसके अलावा जो फार्मर है हमारे जो पंजाब के देहात में वो ये भी करता है कि वो 2 एकड़ के लिए तो पानी यूज कर रहा है, लेकिन बाकी पानी वो बेच देता है जो साथ वाले फार्मर्स होते हैं। तो इस डिवाइस में उनकी भी पूरी मैनेजमेंट हो जाती है कि आपने कितना आवर्स किस फार्मर पर्टिकुलर को दिए। इसके साथ साथ जो एक्साइटिंग चीज इसके अंदर है, आपकी जो स्केड्यूलिंग है इसके अंदर, कि फार्मर को अगर रात को 1 बजे चलाना है और किसी ने पानी लगाना है तो उसको खेतों में जाके उसको ऑन और ऑफ नहीं करना। अच्छा। वो वहीं से हाँ जी, वो पहले से एडवांस से स्केड्यूल कर लेता है कि जी कल 2 बजे चले और 4 बजे बंद हो जाए, और अगर वहां पे तो ऑटोमेटिक उसी टाइम के ऊपर वो ट्रिगर होगा, उसको ऑन करेगा, और दरमियान में अगर लाइट चली जाए तो वो उसको नोटिफिकेशन आ जाता है, उसकी पूरी लॉग शीट बन जाती है। तो बहुत सारी वर्सटाइल बेनिफिट है फार्मिंग के लिए। उसे ये भी पता चलता है कि उसके वाटर, तो उसका जो पहला वेरिएंट हमने बनाया वो बहुत आसान, सबकी नीड्स को पूरा करने बनाया, जिसके अंदर से स्विचिंग हो रही है, स्केड्यूलिंग हो रही है, उसकी जो भी फर्ज करें वहां पे अगर कोई फेस ट्रिप हो जाए तो मोटर जल जाती है। किसान को हर साल 2 अरब रुपए के करीब सालाना पाकिस्तान में किसान अपनी मोटर्स को रिपेयर करने पे खर्च करते हैं, जो कि बहुत बड़ी कॉस्ट है। हमारा एक मॉड्यूल है जो कि मेंटेनेंस, हम उसे प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस इंजीनियरिंग की जुबान में कहते हैं, वो अटैच हो जाता है। वो ये बताता है कि अगर कोई ऐसी खराबी जिसकी वजह से मोटर खराब हो सकती है, वो पहले से मोटर बता देती है। अच्छा। कि मेरी हेल्थ में ये इशू आने वाला है और मैं खराब होने वाली हूँ। आमिर, इस पूरी इंस्टॉलेशन के ऊपर अगर मैं आपसे पूछूं ओवरऑल कितना कॉस्ट है, कितना एक्सपेंस आता है ट्यूबवेल के अलावा जो आप इंस्टॉल कर रहे हैं, इसको लगा रहे हैं? जी बिल्कुल, जो ट्यूबवेल तो क्योंकि फार्मर की ऑलरेडी इंस्टॉल प्रॉपर्टी है, जो हमारा बेसिक डिवाइस है जिसके अंदर सिर्फ वो आप उसकी स्केड्यूलिंग, स्विचिंग और उसकी ये जो प्रोटेक्शंस, इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शंस है, मोटर का, फेस का, बाकी चीजों का, हमने इसका बेसिक वेरिएंट जो है वो 22,000 रुपीज में इंट्रोड्यूस करवाया है। अच्छा। और इसके अंदर सारा डेटा पैकेज, आपका इंटरनेट डिवाइस, इसके अंदर हर चीज शामिल है और इंक्लूडेड है इसके अंदर। ये बहुत मिनिमम है जो कि नॉर्मली लाइफ कितनी है जो आप डिवाइस इंस्टॉल कर रहे हैं, क्या इज दिस फॉर फॉर अ होल ईयर, या कितनी लाइफ है इसकी जो लाइफ है वो तो हम ये क्लेम करते हैं कि इस मोर देन 2 इयर्स वारंटी है इस प्रोग्राम की, लेकिन ये 5 इयर्स तक इसकी लाइफ है जो बहुत आराम से। अच्छा। और इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सिर्फ 1 साल के अंदर पूरा हो जाता है। माशाल्लाह, आपकी बातों से लगता है, क्योंकि आप एक तो खुद भी, आपका फैमिली बैकग्राउंड भी है, और दूसरा आपकी रिसर्च है जिसके ओबियसली मुताबिक आप जरूरत को पूरा करने के लिए डिवाइस लेकर आए हैं। कुछ और भी ऐसी इनोवेशन है आपके माइंड में जिसको आप डेवलप करने का सोच रहे हैं आने वाले वक्त में, किसानों को मजीद आसानी देने के लिए? जैसे टिड्डी दल के मसाइल आ गए तो हम मैनुअल स्प्रेस काम नहीं कर रहे थे, फिर हमने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। टेक्नोलॉजी हमेशा आसानी पैदा करती है और बेहतर काम करती है। कुछ और ऐसे इनोवेटिव आइडियाज कुछ आपके माइंड में हो ऐसा जो आप कुक कर रहे हो अभी?
जी बिल्कुल, हमारे साथ स्पेशली हम जब वाटर को एड्रेस करते हैं तो एक पानी जो ग्राउंड वाटर है वो तेजी से डिप्लीट करता जा रहा है हमारे शहरों में। अगर आपको पता हो कि आज से 10 साल पहले जो पानी का ग्राउंड लेवल लाहौर में, फैसलाबाद में या बाकी शहरों में था, अब उससे बहुत नीचे चला गया है। तो एक तो हम उसके लिए जो इनोवेशन सोच रहे हैं कि उसको डेटा हमारे पास हो ताकि पॉलिसी मेकिंग हो सके। सेकेंडली हम उसमें कह रहे हैं कि पानी का जो मुख्तलिफ जगहों पे जो पानी का TDS है उसकी और उसका जो pH है वो किन फसलों के लिए फायदेमंद है और किन के लिए नुकसानदेह है, ये डेटा हमारे पास नहीं है, तो उनको ये फायदा दे सकता है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर हम इसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सर, वो ये है कि जो आपका इन्वायरमेंट है, यानी एयर क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, कार्बन मोनोऑक्साइड, आपका ओजोन का लेयर और सल्फर डाइऑक्साइड, ये बहुत क्रिटिकल पैरामीटर्स हैं। हम फ्यूचर में इनके एड ऑन साथ डेवलप करें कि इसी मशीन के साथ वो एक्स्ट्रा इंस्टॉल हो जाएंगे और वो सारा डेटा फार्मर जो है वो अपनी ऐप पे देख सकेगा कि कौन सी चीजें उसके लिए ज्यादा बेनिफिशियरी हैं, जो उसकी यील्ड को बढ़ाएंगी और उसके प्रॉफिट को बढ़ा सकती हैं। तो सोशो इकोनॉमिक फायदा है। अच्छा आमिर, ये भी एड पे है, बहुत सारे फार्मर्स या बहुत सारे ऐसे तबका जिसको आप केटर करें वो इतना टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है, उनके लिए टेक्नोलॉजी को समझना और उसको ऑपरेट करना ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। सो आपने इसके लिए क्या प्लानिंग की है कि आप कोई प्रॉपर ट्रेनिंग्स देंगे जहाँ पे आप ये सिस्टम्स इंस्टॉल करने वाले हैं? क्योंकि ऑब्वियसली एक किसान के एक्सेस में शायद एंड्रॉइड फ़ोन तो होगा, लेकिन उसको ऑपरेट करना और सारे सिस्टम को ऑपरेट करना उसके लिए बड़ा चैलेंजिंग होगा। टिकटॉक्स तो बड़ी अच्छी बनाते हैं आजकल किसान, बड़े मशहूर हैं। जी आमिर भाई। जी, वेरी वैलिड क्वेश्चन, क्योंकि मैंने जैसे आपसे शुरू में बताया कि हमने इस टेक्नोलॉजी को अपनी लैब में या अपनी कंपनी में नहीं बनाया, हमने एक्चुअली फार्मर के साथ जाके बनाया। तो इट्स वेरी फ्रेंडली। मैं अगर आपसे ये कहूँगा तो आप सरप्राइज होंगे, इसकी ऐप का टोटल डिमॉन्स्ट्रेशन लेस देन 60 सेकेंड्स है। यानी 1 मिनट की डेमो में किसान पूरा इसका फ्रेंडली समझ लेता है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी अडॉप्टेबल होती है जो बहुत ईजी होती है और किसान की समझ में आने वाली। और जहाँ तक है ये प्लग एंड प्ले है, इसको किसान को कोई टेक्निकल मुश्किल चीजें नहीं करनी पड़ती और एक इलाके का कोई भी इलेक्ट्रिशियन इसकी मैनुअल डिवाइस को देख के इसको इंस्टॉल कर सकता है और वेरी इजी अंडरस्टैंड। तो आखिर में ये भी आप बताते जाएं कि अब तक कितने किसानों ने इसमें दिलचस्पी का इजहार किया है, अब तक कितनी इंस्टॉलेशंस आप कर चुके हैं और क्या आप लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, कितनी इंस्टॉलेशंस मजीद आप कर पाएंगे, जिससे ओब्वियसली मुझे तो सबसे खुशी की बात मिली है कि पानी कम ज़ाया होगा, वाटर मैनेजमेंट कंजर्वेशन बेहतर होगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी जो रिमोट वाले वो 7 डिस्ट्रिक्ट्स में ऑपरेशनल है, जिसमें लाहौर, फैसलाबाद, लोधरा, भावलपुर, उकाड़ा, पाकपतन और गुजरावाला। अब हम इसको पूरे पाकिस्तान में एक्सपेंड कर रहे हैं, इंटीरियर सिंध में जा रहे हैं। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हम KPK में, बलूचिस्तान में इसको डिप्लॉय करवाएं। मेरी इसमें जो एक्साइटिंग चीज़ है कि गवर्नमेंट ने फार्मर्स को बेनिफिट करने के लिए इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स लगवाए हुए हैं और वो बहुत कम रेट के ऊपर है। अगर ये गवर्नमेंट उन तमाम ट्यूबवेल्स पे किसान के लिए जैसे वो बहाना के 30 रुपए 40 रुपए लेके वो दे दे और वो डिवाइस और वो रेगुलर उसके मंथ में अगर 50 रुपए वो फार्मर से गवर्नमेंट लेना शुरू कर दे तो उनके लिए बहुत बड़ी एक आप ये कह रहे हैं कि ट्यूबवेल के साथ अगर डिवाइस को भी मैंडेटरी कर दिया जाए तो न सिर्फ ट्यूबवेल इस्तेमाल होगा बल्कि पानी की बेहतर मैनेजमेंट होगी और ओब्वियसली आपने जैसे कहा कि उसके लिए जो यील्ड मैनेजमेंट है, जो उसके लिए पैदावार लेना है, उसको समझना भी आसान होगा। आमिर, अमेजिंग आइडिया, बहुत जबरदस्त, आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपने एक्सप्लेन भी बहुत अच्छा किया इसको एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर आइडिया। प्लान कर रहे हैं पानी की सतह को लेकर, ऐसे पाकिस्तानी कीमती पाकिस्तानी हैं, इनकी सलाहियतों से कमर्शियली तो फायदा उठाना ही चाहिए, हुकूमतों को भी फायदा उठाना चाहिए, इनसे राय लेनी चाहिए। सो ही वाज द रियल एक्सप्रेसो हीरो आमिर ज़हूर वाज विद अस। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, देखते रहिए एक्सप्रेसो। अब आपको बताते हैं कुछ फार्मूला 1 के हवाले से, जिसका इस साल का आखिरी मुकाबला, जो कि बड़ा ही शानदार मुकाबला था और लोग ये कह रहे थे कि ल्यूइस हैमिल्टन और मैक्स वर्स्टैपन के दरमियान होने वाले इस मुकाबले में, वैसे तो और भी रेसर्स थे, कौन जीतेगा ये, तो पहली दफा मैक्स वर्स्टैपन इसमें कामयाब रहे हैं। इस मुकाबले की तफसीलात बता रहे हैं उसामा मंज अपनी इस रिपोर्ट में। बहुत सारे जो स्टफ टॉयज ग्राउंड में फेंके और इस हवाले से जो क्रिसमस भी आने को इस हवाले से आपको आगाह करते रहेंगे। ये प्रोग्राम क्लोज करने का वक्त है। हैव अ वेरी गुड डे, एंजॉय योरसेल्फ। कल आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह ने के मानो मेहरबान।